शुरुआत करते हैं दूसरी क्लास की। मैंने आपको कल कंसोलिडेशन शुरू करवाया था और मैंने आपसे ये कहा था कंसोलिडेशन का मतलब होता है प्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप एज अ सिंगल एंटिटी। शहरी कह रहे हैं सर आप लीज कब स्टार्ट करेंगे, यानी लीज तो खत्म होने वाला है। वो मैंने आपको कहा था ना कि जो रिफ्रेशर वाले बच्चे हैं वो मैं उनको प्लानर दे दूंगा आज, वो अकॉर्डिंगली फिर कवर करें। सही है, लीज में करा चुका हूँ। अच्छा, हमने कहा प्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप एज अ सिंगल एंटिटी, यानी ग्रुप को एक बना के दिखाओ तो क्या हो जाती है कंसोलिडेशन। अच्छा, मैंने कहा फिर ग्रुप का मतलब क्या है, पेरेंट और उसकी सब्सिडियरी। फिर मैंने आपको बोला कि पेरेंट का मतलब क्या होता है, जो किसी कंपनी को कंट्रोल करे, जो किसी कंपनी को, वो बन जाती है पेरेंट। अच्छा, मैंने कहा सब्सिडियरी कौन सी कंपनी है, कंट्रोल बाय पेरेंट एंटिटी। मैंने कहा किसी भी कंपनी का कंट्रोल हासिल करने से क्या होगा, डिसीजन मेकिंग पावर आ जाएगी। और मैंने कहा किसी भी कंपनी का कंट्रोल आपको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, आपने या तो 50% प्लस शेयर खरीदने होंगे या तो शेयर होल्डर एग्रीमेंट करना पड़ेगा। बोर्ड की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी उस पर आपकी, कि आपके लोग ज्यादा होंगे तो डिसीजन मेकिंग आपकी ज्यादा होगी, क्योंकि 50% प्लस आपका होगा तो कोई जो भी डिसीजन ले ले चलेगी आपकी, इसलिए हम कहते हैं कंट्रोल आपका है। अच्छा, फिर मैंने कहा अगर मैं 51% ओनरशिप लेके बैठा हूं तो मेरा कंट्रोल कितना परसेंट है, 100% है, क्योंकि मेरे डिसीजन के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। फिर हमने इसके आगे एक और चीज सीखी थी कि सही है मेरा कंट्रोल 100% है तो मैं कंसोलिडेशन 100% करूंगा, सारे एसेट्स अपने पास 100% लेके आऊंगा। तो ये गलत नहीं हो जाएगा, किसी और का पैसा भी ला रहे हो तो उसका हिस्सा दिखाएंगे ना कि उसका हिस्सा इसमें इतना बनता है। तो कैसे दिखाएंगे अभी वो आगे की कहानी है, तुमने बेसिक बात की थी। अच्छा, ये एक बीच में लीज का सवाल आ गया। लीज की डेफिनेशन हमने बुक से, तो लीज हमने खत्म कब किया, मैंने ऐसा बोला, हम तो बोल रहे ना कि हम तो क्लास लगाएंगे 2 और, जिसमें हमें कुछ थ्योरी का साइड देखना है, ऑपरेटिंग लीज देखनी है और पास पेपर भी हैं, तो वो तो खत्म नहीं हुई ना। अच्छा खैर, गुडविल का ओवरव्यू अभी देता हूं। चलें, फिर मैंने कहा जी ये चल नहीं रहा तो फैन ऑन कर देते, यानी फैन ऑन कर दे यार कोई भी। ये ऑन नहीं करके क्या अभी, ये हवा नहीं आ रही, एडमिन की तरह काम कर रही है। बस मैं थोड़ा तेज बोलूंगा ना। जी R2 की क्लास है। जानी एक काम कर ले, वो जो है ना उसको बंद करके खोल ले वापस प्रोजेक्टर को, जब तक मैं रिवाइज करा रहा हूँ। अच्छा, फिर हमने क्या सीखा था, मैंने कहा किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आप क्या करते हैं, उसकी वैल्यूएशन। अच्छा, उस कंपनी की वैल्यूएशन के लिए मेरे बच्चों जल्दी बताओ, आपने सबसे पहले उस कंपनी के एसेट देखने या नेट एसेट्स। अच्छा, नेट एसेट्स का मतलब ये होता है एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर दो, क्योंकि आप ये कहते हो कि यार सही है आपने किसी कंपनी को खरीदना है तो उसकी असल वेल्थ एसेट होते हैं कि भाई इतने पैसे हैं और लायबिलिटीज को कटाने के बाद ये मालियत बनती है उसकी। तो याद करो हमने कल की क्लास में ये सीखा था कि एक जो कंपनी थी उसके एसेट्स आ रहे थे 8000 के, कितने के, 8000 के। अच्छा, 8000 के एसेट्स आ रहे थे और 8000 के एसेट्स को हमने क्या कंसीडर किया था, लायबिलिटीज भी थी। अच्छा, लायबिलिटीज कितने की थी, 6000 रुपए की। तो नेट एसेट्स की जो वैल्यू बन गई थी वो 2000। हमने कहा कि भाई ये लो 2000 रुपए, क्या उसने वो 2000 रुपए एक्सेप्ट किए थे, उसने क्या बोला, उसने बोला ये बुक वैल्यू है, मुझे पैसे किसके हिसाब से चाहिए, फेयर वैल्यू के हिसाब से, तो उसने तो कटा दिया। हमने बोला भाई फेयर वैल्यू के हिसाब से, मैंने कहा किताबों में तो इतने पे आ रहा है, बोले किताबों में जो वैल्यू आती है वो बुक वैल्यू है, मैं आपको चीज मार्केट वैल्यू के हिसाब से भेजूंगा। तो मैंने कहा सही है वैल्यू करा दो। उसने बोला मेरी पंचायत नहीं है, जाओ मार्केट में वैल्यू कराओ और मुझे बताओ कितने के एसेट्स है। तो उसकी किताबों में अगर आपको याद हो तो पीपीई 7000 पे था और मार्केट वैल्यू कितनी थी 10,000, तो कितने से कम था, तो उसकी किताबों में बाखुदा अभी भी वो 7 पे ही है। मैंने कहा मैंने कितने ज्यादा पे खरीदा, 3000 के, तो मैंने कहा मैं अपनी वैल्यूएशन
मैं अपनी वैल्यूएशन में उसको 3,000 रुपये इनकॉर्पोरेट कर लूंगा। यानी किसी को भी मैं बोलूंगा कि ये कंपनी कितने की पड़ी, तो हम कहेंगे यार उसकी बुक्स के अंदर पीपी 7,000 का था, मैंने 3,000 उसको महंगा खरीदना है। क्यों? तो वो सही तो कह रहा है सामने वाला कि वो अपनी कंपनी को बेचेगा तो क्या वो वैल्यू पे बेचेगा ना, और उसकी किताबों वाली वैल्यू क्यों नहीं उठा रहा? वो बुक वैल्यू है। तो बेसिकली वी डू वैल्यूएशन बाय दिस टाइप कि मैं देखता हूं उसकी चीजें कितनी है, उसकी असल वैल्यू क्या है। तो मैंने कहा 3,000 रुपए की एडजस्टमेंट बनती है। मैंने कितने की एडजस्टमेंट की थी? 3,000 रुपए की। उसके टोटल एसेट्स उठ के कितने पे आ गए? 11,000 रुपए। अली कह रहे हैं कि सर ये वैल्यूएशन की कॉस्ट क्या हम कैपिटलाइज कर देंगे? नहीं। किसने कहा? मैंने वो सिखाया आपको कि वैल्यूएशन की कॉस्ट हम कैपिटलाइज करेंगे। क्या करेंगे? मैंने तो कल खाली इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालना सिखाई। किसकी वैल्यू? बस वो वैल्यू निकालना सिखाई आपको। चले आगे, वो बात की बात है अली। अच्छा आगे फिर मैंने कहा जैसे ही मैंने 3,000 रुपए की एडजस्टमेंट की, उस कंपनी के एसेट्स कितने पे उठ के आ गए? 11,000। एसेट्स, नॉट नेट एसेट्स, एसेट्स कितने पे आ गए? फिर मैंने कहा उसकी लायबिलिटीज अपनी जगह स्टैटिक हैं, तो उसके नेट एसेट्स की अपडेटेड वैल्यू क्या हुई? 5,000। अच्छा मैं आपसे ये पूछता हूं, क्या हम ये कह सकते हैं कि सामने वाली कंपनी जिसको मैं खरीदने लगा हूं उसकी नेट एसेट्स की वैल्यू, नेट वर्थ कितनी है? आप इवन किसी बंदे की भी नेट वर्थ देखना चाहें ना, तो आप बोलेंगे उसके पास एसेट्स कितने, उसको ऑब्लिगेशंस कितनी पे करनी है, उसकी कहलाती है नेट वर्थ। बात समझ आ रही है? तो किसी भी चीज की नेट वर्थ देखी जाती है, ग्रॉस नहीं देखी जाती। नेट का मतलब है इतने, अगर कंपनी आज भी डूब जाए तो इतने के एसेट्स बिकेंगे, इतने की लायबिलिटीज होंगी, इतने मिल जाएंगे। तो अभी कितने मिलेंगे? मैं इसको 5,000 देने ही लगा था, इसने बोला भाई गुडविल के पैसे याद करो। अच्छा तो मैंने कहा भाई गुडविल के पैसे, गुडविल तुम्हारी किताबों में आई नहीं रही। उसने बोला कि मैं क्यों रिकॉर्ड करूं, मुझे पता ही नहीं है कितने में बनी। तो कॉस्ट कैन नॉट बी। तो फिर हमने आपसे एक सवाल पूछा, क्या गुडविल की अगर कॉस्ट मेजर नहीं हो सकती उसके लिए जिसकी गुडविल है, तो क्या गुडविल मौजूद नहीं है? भाई अगर आज मैं अपना कोई वेंचर बेचना चाहूं, एग्जाम्पल है, तो उसमें एसेट्स वगैरह जो लगे हुए हैं वो तो बिकेंगे बिकेंगे। वो किस वैल्यू पे बिकेंगे? फेयर वैल्यू पे। मुझे उसके भी ऊपर पैसे मिलेंगे, गुडविल के पैसे, वो नाम के पैसे हैं। तो फिर वो नाम के पैसे कैसे निकाले जाते हैं? भाई बिड ऑफर चलती है मार्केट में कि मैं इतने की खरीद लूंगा, तो जो मैक्सिमम प्राइस होती है वो एक प्राइस बन जाती है। तो इससे ऊपर जितने भी पैसे पे कर रहे हैं वो किसके हैं? क्योंकि वो तो ऐसे पैसे हैं जो इसकी किताबों में इंक्लूडेड। तो जब आप खुद कह रहे हो मैंने इस एसेट के, इस एसेट के, इस एसेट के सबको वैल्यू करा लिया, फिर भी तुम ज्यादा ले रहे हो, तो वो किसके हैं? गुडविल के। तो मैंने कहा अब हमने एक फिनोमिना बनाया। उसने मुझे कहा मैं ये चीज आपको 5,000 की नहीं बेचूंगा, 7,000 की बेचूंगा। तो 2,000 रुपये किसके दे रहा हूं? फिर हमने एक एक करके यहाँ पे फिनोमिना बनाया। मैंने कहा 7,000 का ब्रेकअप बनाते हैं। तुम सब मुझे बताओगे 7,000 में मुझे एसेट्स मिले? पक्का? अच्छा अब मैं वापस से पूछता हूं तुमसे, जब 7,000 में मुझे उसके एसेट्स मिले हैं तो उसकी बुक्स के एसेट की वैल्यू थी 8,000, पर मैंने उसको 3,000 महंगा खरीदा, तो जाहिर सी बात है मेरे लिए उसकी कॉस्ट कितनी पड़ गई? 11,000। क्या 11,000 की चीज आ रही है, लायबिलिटीज भी आ रही हैं? तो तुमने इसके पैसे नहीं दिए होंगे, तो नेट कितना हो गया? 5,000। वेरी गुड, यहां तक कनेक्टेड है। जब 5,000 हो गया तो मैंने कहा मैंने फिर उसको 7 दिए, 2,000। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मैं अपनी इंडिविजुअल किताबों के अंदर, सेपरेट बुक्स के अंदर क्या करूंगा? इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश। ये कैश किसके पास गया? शेयर होल्डर के पास। सब्सिडरी का इससे कोई ताल्लुक? वो शेयर होल्डर अपने पैसे लेके कंपनी आपको थमा के चला गया। अब इस कंपनी के एसेट्स आपके, लायबिलिटीज आपकी, गुडविल आपकी, आपने तीनों के ही पैसे पे किए ना। तो हमने कल की क्लास में सिर्फ ये सीखा था कि आपकी किताबों में जो इन्वेस्टमेंट आ रही होती है दैट इज द एक्चुअल रिफ्लेक्शन ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज एंड गुडविल ऑफ योर सब्सिडरी, ऑफ योर, क्योंकि आपने ऐसे ही खरीदी है वैल्यूएशन के बाद। पहले बताओ यहां तक कोई मसला, क्लैरिटी? हमने एक बेसिक रिवीजन किया अभी तक, यहाँ पे 7 आ जाएं। अच्छा आप सवाल आ रहे हैं सर शेयर के अंदर जो प्रीमियम का कॉन्सेप्ट है वो भी नाम के ही पैसे होते हैं, क्या वो सही कह रहा है? तो ये वही तो है, पर ये वही पैसे हैं, पर वो प्रीमियम जो होता है वो इशूएंस के वक्त आता है। यहाँ पे शेयर इशू नहीं हो रहे हैं, वो जिस बंदे की कंपनी है वो पैसे लेके साइड में हो रहा है और हमें अपनी कंपनी टिका के जा रहा है। क्या फर्दर इशू हो रहा है? या जो इशू हुए हुए शेयर्स हैं वो खरीदे जा रहे हैं?
बस इतनी सी बात हो रही है, कोई फर्दर इशू नहीं हो रहा, बिल्कुल बेसिक बात है। सर वी पेड फॉर द रीवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स देन इट शुडंट बी डिडक्टेड फ्रॉम द नेट एसेट्स। हैं खिजरा ये ऐसी बात कर रही हो? वो कह रही है मैंने 3,000 रुपये ज्यादा पे किए हैं वैल्यूएशन के लिए, तो वो कॉस्ट से माइनस होंगे या ऐड होंगे? ऐड होंगे ना। तो मैंने ये जो इतनी मेहनत की थी कल, ये तो ज़ाया कर दी आपने। ये पूरा अलग अलग करके बताया कि इन्वेस्टमेंट कैसे बनी। वो कह रही है नहीं नहीं सर कुछ और कह रही हूँ। अच्छा बोलें कुछ और, जल्दी बट जल्दी, आज मुझे कंसोलिडेशन करानी है। हाँ जी प्लीज़ लिखो कुछ। हमने नेट एसेट्स को खुद रीवैल्यू करवाया ना, उसके पैसे। यार नेट एसेट्स को अगर खुद रीवैल्यू कराया उसकी कॉस्ट बोल रही हो? नहीं, वो ये कह रही हो कि जो उस पर खर्चा हुआ है, इसमें मैंने बोला कोई खर्चा हुआ है? अगर होता भी है तो वो एक एक्सपेंस आउट हो जाता है, होता भी है तो संक कॉस्ट कहलाती है। अभी उसकी हम बात ही नहीं कर रहे, हम बोल रहे मेन मुद्दा आप बोल रही हो उसके ऊपर आने वाला एक्सपेंस। अकाउंटिंग तो सिखाई नहीं थी, मैं जिस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ भाई मैंने एसेट्स की वैल्यूएशन कराई है, उसका क्या करना है, खत्म, उस पर फोकस करें। आगे आऊंगा तो बताऊंगा ना रिटेन अर्निंग का क्या होगा। किसकी रिटेन अर्निंग का, किसकी रिटेन अर्निंग का, ये बताओ। एबीसी कंपनी की सब्सिडरी का कह रही है भाई, सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग का क्या होगा? अकाउंटिंग सिखाई तो हम, आपका सवाल नहीं आना चाहिए ना। मैं आपसे सिर्फ पूछ के आ रहा हूं कि मैंने आज उस कंपनी के नेट एसेट्स खरीद लिए, नेट एसेट्स के अंदर पूरी इक्विटी आ रही है। ये कहें मैंने उलट भी सिखाया था आपको, क्या मैंने डायरेक्ट इक्विटी पिक की थी। इक्विटी कितने की थी? 2000 की। इस इक्विटी के अंदर मेरे एसेट्स की वैल्यूएशन कितनी थी? 8000। मैंने कहा ऊपर एसेट्स को 3000 से बढ़ाऊंगा तो नेट एसेट्स भी, तो मैंने डायरेक्ट बढ़ा दिया। तो नेट एसेट्स कितने पे आ गए थे? 5000 रुपये पे। टेक्निकली मैं एक बात बताऊं, आपने उस कंपनी का उलट सोचें तो, अगर तुम्हें ये बात समझ आए, पहली बेसिक बात समझ आती है कि मैंने उस कंपनी का शेयर कैपिटल खरीद लिया, हाँ या नहीं? किससे? ऑनलाइन तो जल्दी बताओ, ये बात समझ आती है? मैंने उस कंपनी का शेयर कैपिटल खरीद लिया, किससे खरीदा? आओ तो मैं एक और लेवल की बात बताता हूं। जब मैंने उस कंपनी का शेयर कैपिटल खरीदा ना, एक ऊपर की बात बता रहा हूं, दिमाग खोल के समझना है इसको। जब मैंने सामने वाली कंपनी का शेयर कैपिटल परचेज किया तो उस बंदे ने शेयर कैपिटल लगा के जो एसेट्स खरीदे थे वो भी खरीद लिए। यही हुआ है ना? तो मैं यूं कहूं कि मैंने शेयर कैपिटल खरीदा या उस शेयर कैपिटल से लगाए हुए एसेट्स खरीदे, बात तो एक ही है। वही तो बोला मैंने कि भाई एक बंदा अगर पैसे इन्वेस्ट करता है कंपनी में तो वो क्या एंट्री बनाता है? कैश डेबिट शेयर कैपिटल, वो कंपनी में आ गए पैसे। अब वो कैश कैश में था या एसेट्स में कन्वर्ट हो गया? हमने भी तो वही किया। मैं कह रहा हूं या तो उसकी इक्विटी खरीद ली, ये कह लो, या तो उसके एसेट्स खरीद लिए लायबिलिटीज के साथ, बात एक ही है। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, इनकी बात पे जो निकली है, क्या हम ये एमन कह रही है एसेट्स का नहीं समझ आया? वापस बता देता हूं भाई। अभी मैंने कहा कि आप एक कंपनी में पैसे लगाते हो, कंपनी क्या एंट्री बनाती है? कैश डेबिट शेयर कैपिटल। ये एबीसी ने बनाई होगी एंट्री, जब भी उस शेयर होल्डर ने कंपनी बनाई होगी। अब कैपिटल अपनी जगह आ गया, उस लगाए हुए पैसे से कंपनी के एसेट्स खरीदे गए होंगे, कैश क्रेडिट हो गया होगा, एसेट्स। तो मैं गया शेयर होल्डर के पास, मैंने कहा मुझे तेरी कंपनी खरीदनी है, मैंने उसके शेयर्स खरीद लिए। उसके शेयर्स खरीद के मुझे क्या मिला? उस कंपनी के एसेट्स, हाँ या नहीं? और उस कंपनी की लायबिलिटीज। मैं भी तो यही कह रहा हूं कि हमने उस कंपनी की एसेट्स को परचेज कर लिया, उसके साथ साथ उसकी लायबिलिटीज भी आ गई। पर किससे परचेज किया है? शेयर होल्डर से। वो अपनी जो पैसे लगाए गए थे हमें देके निकल गया। सब्सिडरी के एसेट्स खरीदे। तो बेटा इवन कल से हम क्या सीख रहे हैं? मतलब ये एसेट्स बनाए थे, कल की क्लास ली थी आपने इवन? मैं तो मतलब ये तो अच्छा ही है मेरी कि मैं रिवाइज करा रहा हूँ, मैं तो डायरेक्ट भी आ सकता था। तो एमन हमने यही तो किया ना बेटा। हमने किया क्या? सिर्फ मैंने कल से ये चीख चीख के बोल रहा हूँ, सामने वाली कंपनी जो सब्सिडरी बनने वाली है, मैंने उसको ऐसे ही खरीद लिया है, पहले देखा कितने की है, फिर उसकी वैल्यूएशन सिखाई कि वो कंपनी के एसेट खरीदूंगा या नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का मतलब होता है एसेट्स माइनस, अच्छा लायबिलिटीज माइनस, क्योंकि किसी भी कंपनी की या किसी भी इंडिविजुअल की वेल्थ अगर देखना चाहते हो तो उसकी नेट वर्थ देखी जाती है। और नेट वर्थ कैसे देखते हैं? एसेट्स में से लायबिलिटीज हटा दो। पहले बताओ ये बात समझ आती है? ये हमने किया था।
फिर मैं आज आपको एक और ऊपर की चीज सिखा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं दो तरीके से कहो ना, जो मैंने दोनों तरीके सिखाए हैं। या तो आप ये कहो मैंने सामने वाले बंदे से शेयर कैपिटल खरीद लिया, ऐसा है क्या? गलत कह रहा हूं मैं? या वो शेयर कैपिटल तबाह हो गया, अपनी जगह है, वो बंदा अपना कैपिटल मुझे लेके चला गया। पर जल्दी से बताओ सारे बच्चों, यार उस कैपिटल से उसने क्या किया हुआ था? तो मैं अगर उलट कहूं कि मैंने उस कंपनी से जब शेयर्स खरीदे तो मुझे एसेट्स मिल गए, एक ही बात है। और रही बात रिटेन अर्निंग की, आपको पता है एक बात सिखाता हूं, मजा आ जाएगा सुन के। आपने उस कंपनी का रिटेन अर्निंग भी खरीदा है, आपकी कमाई नहीं है, आपने ये रहा। बात समझ आ रही है? क्योंकि एक और हाई लेवल बात करता हूं, अगर तुम इजाजत दो। इजाजत है? हाई लेवल बात पहले बताओ, यहां तक तो कोई तफरी नहीं है ना? यहां तक सब भेजे में फिक्स है, पक्की बात है? ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ यहां तक सब चीजें क्लियर हैं? बेसिक बात बता रहा हूं, अभी कुछ हाई लेवल बात की है वो भी समझ आ गई होगी कि कैपिटल खरीदा उससे एसेट्स आ जाए, बात एक ही है। एक हाई लेवल बात बताता हूं, मैंने दूसरी बात कही कि मैंने इस कंपनी के शेयर्स के साथ साथ इस कंपनी का रिटेन अर्निंग भी खरीदा है। कैसे? अभी प्रूफ करता हूं। आप जो भी कमाते हो, जैसे आपने सेल्स की, रिटेन अर्निंग वाला रिवाइज अभी वही करवा रहा हूं जानी, मुझे पता था इधर सुने। मैंने कहा कि मैंने अभी आपको एक स्पीच में ये बोला कि एक एग्जाम्पल देने लगा हूं कि जब सामने वाली कंपनी खरीद रही हो तो उसका कैपिटल खरीद लिया, और मैं आपको ये दावे से कह रहा हूं कि आपने उसका रिटेन अर्निंग भी खरीदा है, आपकी कमाई नहीं है। आपने खरीदा है, आपने पैसे दिए हैं, कमाई तो उसकी थी। एग्जाम्पल, अगर मैं 5 रुपए का शेयर खरीदूं और 12 का हो जाए और मैं आपको 12 का बेचूं, वो कमाई किसकी? आपकी, मेरी? आपके लिए क्या है? कॉस्ट है। वही तो कह रहा हूं कि उसने उस दिन तक की कमाई उसकी कमाई थी, वो आपको टिका के चला गया, अब वो आपकी आगे से होगी। आपके लिए ये रिटेन अर्निंग और शेयर कैपिटल दोनों क्या है? कॉस्ट है। पहले बताओ बात समझ आती है? अब इसको ऊपर एसेट से कनेक्ट करूं। आप जब कुछ भी सेल करते हो, मुझे आप एक बात बताते हैं, एंट्री क्या बनती है? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स, ऊपर एसेट बढ़ गए, हाँ या नहीं? अच्छा, ऑनलाइन में तो देखो, अगर ये फ्लाइट मोड में आया हो ना तुम लोग, फिर मजा नहीं आएगा। मतलब फिर लेटे पूछते हैं कि भाई ये क्या था। जब टेक्निकल बात कर रहा हूं तो फिर टेक्निकली सोचना है, बच्चों की तरह नहीं कि ABCD FAR1 नहीं है, ये 2 लेवल ऊपर की चीज है, तो इसलिए तुम्हें सोचना भी वैसा ही है। मैं ये कह रहा हूं जब भी कुछ सेल करोगे तो क्या रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट होगा? अज्यूमिंग क्रेडिट सेल्स है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज सिखाता हूं जो आगे काम आएगी, भूले हो तो फिर खुद की गलती होगी। मेरा यह मानना है तुम जो भी कमाते हो तुम्हारे एसेट्स में कन्वर्ट होता है, और मैंने इस एग्जांपल से प्रूव किया। वापस से कह देता हूं जिसको स्लो समझ आए। मैं कह रहा हूं जब भी मैं कोई सेल करूंगा, दैट सेल विल अल्टीमेटली बी कन्वर्टेड इनटू एसेट, आइदर कैश। मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं, आपको ये नहीं पता कि जब भी मैं कुछ कमाता हूं अल्टीमेटली वो मेरे एसेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा है? और वो कमाई, अच्छा अब बैलेंस शीट को सोचो, जरा परसेप्शन बनाते हैं। एसेट्स में पार्क हो गई चीज, एसेट्स क्या हुए? अच्छा, फिर आपने बचपन में सीखा है कि आप जो भी कमाते हैं वो रिटेन अर्निंग में डालते हैं, तो एसेट्स ऑलरेडी ऊपर इनहांस हो चुके होते हैं। आप प्रॉफिट जब डालते हैं तो बैलेंस शीट टैली हो जाती है। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। तो मैं आपसे अब पूछता हूं, पहले बताओ ऑनलाइन में तो ये बात समझ आई कि जब भी कमाता हूं एसेट्स बढ़ जाते हैं, जो भी कमाता हूं रिटेन अर्निंग में जाता है तो बैलेंस शीट टैली होती है इस तरीके से। एग्रीड? चलिए जी, ऑनलाइन में तो यहां तक बात समझ आती है। सारे बच्चे पूछ रहा हूं मैं सबसे, आगे सुनो, अब जल्दी सुनो, फोकस हो गया इधर। मुझे ये लगता है जब आपने सामने वाली कंपनी के एसेट्स खरीदे ना, तो उस एसेट्स में आज तक की कमाई भी शामिल है। अभी इतनी बड़ी एग्जांपल दी मैंने, उस एसेट्स में आज तक की, तो ये बात भी तो इक्विवेलेंट है ना कहना कि जब सामने वाले बंदे ने कंपनी में पैसे लगाए तो उससे एसेट्स खरीदे, और फिर जो कमाया उससे भी एसेट्स, तो टेक्निकली मैंने उस बंदे की वेल्थ ही तो खरीदी है जिसमें उसके लगाए हुए पैसे भी हैं, कमाए हुए पैसे भी हैं। बस इतनी सी बात है, मैंने उस बंदे की वेल्थ खरीदी है कि जिसमें उसके लगाए हुए पैसे भी हैं और अच्छा, तो आप उस कंपनी की जो कि सामने वाली कंपनी है उसकी रिटेन अर्निंग को अपनी कमाई नहीं कह रहे, क्यों? तो आप मुझे एक बात बताएं ना, आप जो एसेट्स खरीद रहे हैं उसके लिए तो पे कर रहे हैं ना उसको, तो वो कॉस्ट है आपकी। यस, तभी तो मैं कह रहा हूं वो आपकी कमाई
तो अब हम एक पेज पे आ जाएं। हम ये कहते हैं चाहे मैं ये कहूँ मैंने एसेट से लाइबिलिटीज़ खरीदे या मैंने उसकी इक्विटी खरीदी, बात एक ही है, क्योंकि उसकी इक्विटी का पैसा एसेट्स में ही लगा हुआ है, चाहे लगाए हुए हों, लगाए हुए शेयर कैपिटल, कमाए हुए रिटेन अर्निंग। भाई अब बात क्लियर है, पक्की बात है। वो सामने वाली कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर खोल खाल के सामने रख दिया है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। ये बेसिक बात है। अल्लाह की कसम कंसोलिडेशन करने नहीं दी तुम लोगों ने। अभी से हुआ क्या है, इस कंपनी ने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया, क्या वो कंपनी का वजूद तबाह बर्बाद हो गया? अपनी जगह है। अच्छा, तो अपनी जगह है तो मुझे आप एक और बात भी सिखा दें। तो मैंने तो अपनी बुक्स में इन्वेस्टमेंट दिखाई हुई है, और कितने से दिखाई हुई है? ये इन्वेस्टमेंट ये बता रही है कि ये इन्वेस्टमेंट उस कंपनी में, और सब्सिडरी का शेयर कैपिटल ये बता रहा है कि ये शेयर्स किसको इशू हुए हुए हैं? पेरेंट कंपनी को। और ये रिटेन अर्निंग उसकी है, किसकी है? पर आपको बैक ऑफ द माइंड पे ये पता है कि ये रिटेन अर्निंग उसकी कमाई हुई लगाई हुई है। किसकी लगाई हुई है? पेरेंट की। तो सर अभी तो आप कहते थे रिटेन अर्निंग कमाई होती है। सर उसके लिए थी ना, उसके लिए थी, इसके लिए ये लगाए हुए पैसे हैं। तो अब वापस से रिकैप करें, हमने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है 7,000 रुपये की, ये क्या बता रही है कि सामने वाली कंपनी के एसेट्स मेरे हैं, लाइबिलिटीज भी मेरी हैं और गुडविल भी मेरी है। तो ऑल्टरनेटिवली क्या सामने वाली कंपनी की इक्विटी मेरी है? लगाई हुई है या कमाई हुई है? पूरी लगाई हुई है, ठीक है। उसका रिटेन अर्निंग भी हमारी कॉस्ट है। क्लैरिटी है भाई? अब तो नहीं आएगा इस पर सवाल, पक्की बात है। मतलब दिस वुड हैव नोन टू यू एट द बिगिनिंग, बट खैर है, कोई मसले वाली बात नहीं है। इधर चलें, हमने कहा कि सर फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स आपने सीख लिया था। अच्छा, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स आपने कितनी निकाली थी? 7,000 की। तो हमने कहा कि सर अगर हम शेयर कैपिटल वापस से लिख रहे हैं और रिटेन अर्निंग 1,000 था, ये कितना हो गया था? आपने कहा आपने यहां पे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की कितने की? तो अगर आपको गुडविल निकालनी हो जानी, अच्छा अगर आपको देखना है गुडविल निकालनी, तो आप बोलोगे कि मैंने सामने वाली कंपनी में कितने इन्वेस्ट किए हुए, ये कहां से दिखेगा? पेरेंट की बुक से। कितने की आ रही है? वेरी गुड। आपने यहां पे लिखा सर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन जानी आप लोगों ने मुझे खुद बताई, क्या ये पेरेंट की बुक्स में से आ रही है? क्या उसने अकाउंटिंग गलत की हुई है, या सेपरेट बुक्स में बिल्कुल सही की हुई है? सेपरेट बुक्स का मतलब है अलग किताब। भाई यही तो सबूत है ना कि मैंने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, यही इस बात की अक्कासी है। अच्छा, फिर हमने कहा नेट एसेट्स कितने के? सर ये भी बात आपको याद होगी कि नेट एसेट्स का मतलब है वो चीजें जो उसकी किताबों में हैं। तो आप तो 7 पे कर रहे हो, बाकी आप कह रहे हैं गुडविल उसकी किताबों में नहीं थी, पर आप उसको खरीदते हुए पैसे पे, तो आपके 7,000 में गुडविल के पैसे भी शामिल हैं जो कि उसकी किताबों में नहीं है। पहले बताओ यहां तक एग्रीड? हम करें पहली कंसोलिडेशन। वापस से सुनिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि आज मैं आपको कंसोलिडेशन सिखा रहा हूं उस दिन के ऊपर जिस दिन कंपनी को खरीदा गया है, जिस दिन कंपनी को, अब फिर आगे ये बिजनेस करेगी आगे जाएगी वो सिखाता हूं बाद में। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? जिस दिन खरीदा गया। चलें एक एक करके देखते हैं। पीपी इसकी किताबों में कितना आ रहा है? सामने वाले की देखिएगा एक एक करके। हमने कहा कि सर अगर हम यहाँ पे एक हिसाब किताब बनाएं, मैंने कहा पीपी सामने वाले की किताबों में आ रहा है 7 और यहाँ पे आ रहा है 5। बहुत फोकस होके सुनना, मैंने इसमें 3,000 ऐड कर दिया। मैं बता रहा हूँ कौन से फाइनेंशियल्स? कंसोलिडेटेड। अच्छा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स का मतलब यह है कि मैं ये कह रहा हूं ये दोनों कंपनियां एक हैं। एग्रीड? जब मैं कह रहा हूं ये दोनों कंपनियां एक हैं तो इसका मतलब यह है इस ग्रुप की असल मालियत। मैंने कहा ये जो एसेट्स हैं, अच्छा इसमें इतनी सी भी कंफ्यूजन है तो हाथ के हाथ पूछती है, मैं जिस लेवल पे जाके क्लियर करनी होगी मैं करूंगा।
मैंने कहा ये हो गया पेरेंट के एसेट्स, ये हो गए यही है, ये तीनों का सम है। कोई आपसे पूछे इस ग्रुप के टोटल एसेट्स कितने हैं, आप बोलोगे 5, 7 और +3, क्योंकि जब मैंने इस कंपनी को एज अ ग्रुप कंपनी बनाया था, जब मैंने अपनी पावर में लिया था, तो मैंने इसके अल्लाह की कसम 3,000 ज़्यादा पे किए थे। तो वो अपनी किताबों में अपने हिसाब से बिल्कुल सही है। कितने पे? 5 पे, 7 पे। अपनी किताबों में कितने पे? पर कोई आपसे पूछे आपको एज अ ग्रुप ये एसेट कितने का पड़ गया, तो आप बोलोगे 10। तो क्या ये बात गलत है कि मैं इसको 10 पे दिखा रहा हूं, या बिल्कुल सही है? अपनी चीजों को क्यों नहीं चेंज कर रहे भाई? आपकी चीज तो ऑलरेडी सही वैल्यू पे, इवन सामने वाली सब्सिडरी की चीज भी सही वैल्यू पे। उसने आपको यही कहा था कि भाई आपका मैटर है, मेरा मैटर। क्या आप मुझे बताओ सब्सिडरी में कोई रीवैल्यूएशन हुई थी या उसने वैसे ही रखी हुई थी? उसने बोला आप मुझे पे करेंगे, आप वैल्यूएशन कराएं, जितने ज्यादा पे करेंगे आपकी कॉस्ट है। तो अब जब मैं कंसोलिडेशन कर रहा हूं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स में, फिर रिपीट कर रहा हूं, कौन से फाइनेंशियल्स? तो जब मैं असल में उस चीजों को अपने पास लेके आ रहा हूं उसी दिन के ऊपर, तो मैं कह रहा हूं 5,000 के एसेट्स मेरे हैं, 7,000 के, पर मैंने उस सब्सिडरी को 7,000 के एसेट्स पे नहीं खरीदा, उसके 3,000 रुपए ज्यादा दिए हैं। बात समझ आ रही है? तो अब मैं आपसे पूछूं कि एक चीज आपको पूरे ग्रुप में कितने की पड़ गई? 15,000 रुपए की। तो सर हम यहां पे लिख दें कितने हजार? पहले बताओ ये बात समझ आई कि ग्रुप के अंदर ये कितने की मालियत के हैं? अच्छा देखो, अगर वो कंपनी अपने हिसाब से चल रही होती ना, मेरी जात पे कोई इफेक्ट ही नहीं होता, क्योंकि वो मेरी कंपनी है ही नहीं। पर अब वो आपको कह रहा है कि आप बना रहे हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स, तो कंसोलिडेशन के वक्त हो सकता है खरीदते वक्त तुमने उस एसेट्स के पैसे, तो फिर उसको जब अपना बना के दिखा रहे हो ना, तो फिर असल वैल्यू पे दिखाओ जितने पे तुमने खरीदा है। पहले बताओ बात समझ आई? पक्की बात है? ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्मेशन दो, आप सबको भी क्लियर है? हमने सिर्फ पहली एडजस्टमेंट की है और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मर्ज कर रहे हैं। सर इसमें कोई एसोसिएट के पीपी भी हों? एसोसिएट मैंने सिखाया है? कोई ऐसी बात की गंदी? वैसे ही पूछ रहा हूँ, कोई ऐसी बदतमीजी की मैंने सुबह से? तो आप लोग क्यों कर रहे हैं? एसोसिएट मैंने बताया नहीं कोई होती क्या है, मैंने आपको पेरेंट बताया है और उसकी सब्सिडरी। क्यों हम इतना जुल्म कर रहे हैं अपने पे? क्यों इतने छोटे दिमागों पे इतना प्रेशर है? एसोसिएट अभी हमने सीखा ही नहीं है। सिंपल हो गई बात जानी। मैं तो सिंपल तुम्हें कह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से चलो, 200 पेजेस एक पेज पे ले आऊंगा, सिर्फ आप लोगों ने सब्र रखना है। ये नहीं करो कि एसोसिएट क्या होती है, तुम्हारे काम की चीज ही नहीं है। अभी बेसिक तो सीखो पहले। हम यहाँ पे ये लग रहे हैं कि रिटेन अर्निंग का मतलब क्या है, और तुम बोल रहे हो एसोसिएट सिखा दो। सही है, तो थोड़ा सा होल्ड करके, सही है, चलें आगे। अब आ जाओ इधर प्लीज यार जानी, फोकस के साथ। मैंने कहा सामने वाली कंपनी की किताबों में इन्वेंट्री आ रही है। अच्छा आप मुझे बताते हैं कि सामने वाली कंपनी की किताबों में इन्वेंट्री कितने की है? 1,000 रुपए की। तो मैंने कहा सर ये आ गई 1,000 रुपए की, और ये 1,000 रुपए, ये कौन था अभी जो झाग के गया? हाँ फहद, ये कौन है भाई? मतलब कोई पर्सनैलिटी है कोई? अच्छा खैर, 1,000 आ गया। किसकी किताबों की इन्वेंट्री है? तुम्हारी हो गई है? कैसे? हमने खरीदी है सर, हमारी हो चुकी है। अच्छा चलें, अब कहने का मतलब यह है कि आप दो कंपनियों का एक सिंगल एंटिटी बना रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि पूरी मालियत बता रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं आपके पीपी कितने के थे? 5। उसके कितने के थे? पर आई कैन बेट ऑन इट आपने उसके साथ नहीं पे किए, 3,000। तो ग्रुप के लिए वो कॉस्ट कितनी हो गई? आप यूं समझो ना, आप अगर मार्केट से पीपी लेने जाते तो कितने का मिलता? 10 का। तो आपकी जेब से कितने जाते? अभी हुआ क्या है पता है? वो शेयर होल्डर आपको उसकी किताबों में 7,000 रुपए की चीज चिपका के गया है 10 में, तो आपको तो 10 की पड़ गई ना, तो आप कितने की रिकॉर्ड कर रहे हो? पहले बताओ बात समझ आ रही है? शेयर होल्डर अपनी चीज 7 वाली जो उसकी किताबों में 7 पे, उसकी वैल्यू कितनी थी?
तो आपने तो 3 ज्यादा ही पे किए हैं, ये हो गया हिसाब किताब। अच्छा अब यहां पे बारी आ रही है किसकी, या प्लीज बड़ी अहम बात है ये बड़ी अहम बात है, ये यहां से आपने देखना शुरू करना है, इधर सुनिएगा प्लीज फोकस के साथ। ये इन्वेस्टमेंट किस में की गई थी, पेरेंट की बुक्स में है, किस में की गई थी, ऑनलाइन। मतलब तुम सबने भी पार्टिसिपेट करना है, सिर्फ ये जिंदा लाशों की तरह नहीं बैठना है। मैं फिर पूछता हूं, यस नो का जवाब नहीं चाहिए, मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए कि ये इन्वेस्टमेंट किस में की गई है, सब्सिडी में की गई है। ये इन्वेस्टमेंट ये बता रही है कि मैंने उस कंपनी का पीपी खरीदा है। मेरी बात पे फोकस करना, यहां पे ट्विस्ट आएगा एक। मैंने ये इन्वेस्टमेंट ये बता रही है कि मैंने उस कंपनी का पीपी खरीदा है। क्या मैं अपने पास ले आया, पक्की बात है, मुकरना नहीं इस बात से। दूसरा, मैंने कहा ये इन्वेस्टमेंट ये बता रही है मैंने उस कंपनी की इन्वेंट्री खरीदी है, आ गई। ये इन्वेस्टमेंट ये बता रही है कि मैंने उस कंपनी के पीपी के लिए 3000 ज्यादा दिए हैं, वो भी आ गए। तो पर इस इन्वेस्टमेंट को क्यों दिखाऊं, नहीं आएगी, वरना कितनी बार हो जाएगी। तो IFRS 3 में ये लिखा हुआ है, यू नीड टू एलिमिनेट द इन्वेस्टमेंट मेड इन सब्सिडरी एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन। एलिमिनेट कर देना, अभी ला रहे हैं उसको, ला रहे हैं अभी। तो वो क्या कह रहा है, यू नीड टू एलिमिनेट द इन्वेस्टमेंट मेड इन सब्सिडरी एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन। यू नीड टू एलिमिनेट, लिखो इसको अंग्रेजी में लिखो, यू नीड टू एलिमिनेट, यू नीड टू एलिमिनेट इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन। You need to eliminate investment made in subsidiary at the time of। अच्छा अब लॉजिक भी बता दी, अगर रहने दोगे तो कितनी बार हो जाएगा भाई। ये देखो जब अलग अलग कंपनी थी ना, अब देखो लॉजिकल बात करते हैं। जब अलग अलग कंपनी थी तो मैं कह रहा था ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, इसको शेयर इशू हुए हुए, समझ आ रही है भाई। जो दो अलग अलग कंपनीज हैं तो मैं कह रहा हूं ये इन्वेस्टमेंट किस में है, और सामने वाली कंपनी है मैंने उसको शेयर इशू किए हुए, सही कह रहे थे ना। अब जब इनको एक कर दिया, जब जो इन्वेस्टमेंट बता क्या रही थी उस कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज ना और गुडविल, जब मैं उसी को ले आया तो इन्वेस्टमेंट को हटा दो ना। तो पता है कंसोलिडेशन का मैकेनिज्म कैसे वर्कआउट करता है। कंसोलिडेशन वर्कआउट ऐसे करता है, वो बोलता है जो चीज बता रही है कि ये एसेट्स हैं, जब तुम उसी को ले आए तो इसको हटा दो, यानी इन्वेस्टमेंट को हटा के उसके अगेंस्ट में असल चीज ले आओ। दिस इज व्हाट वी कॉल कंसोलिडेशन, दिस इज व्हाट वी कॉल कंसोलिडेशन। पहले बताओ बात समझ आती है। तो हमने इन्वेस्टमेंट को हटा दिया, इसकी लॉजिक समझ आ रही है, कितनी बार हो जाएगा। वो कह रहा है बस जो इन्वेस्टमेंट तो एक लाइन आइटम है ना, वो ये बता रहा है इसके अंदर एसेट्स लायबिलिटीज गुडविल सब है, वो कह रहा है इसको हटा के असल ले आओ। तो हमने इसको एलिमिनेट किया, एंट्री क्या बनी होगी बैक ऑफ द माइंड पे, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट और एसेट्स और लायबिलिटी भी आ जाएगी अभी। तो जो इन्वेस्टमेंट शो हो रही है कि ये इन्वेस्टमेंट इस चीज की अक्कासी है, वो खत्म होकर असल चीजें ले आओ, बस इतनी सी बात है। क्लियर, इतनी सी है नहीं, मतलब लग रही है इतनी सी, पर अभी हमने थोड़ा सा मेहनत करके वहां तक पहुंचे हैं। क्लैरिटी है, पक्की बात है। अभी तक कंसोलिडेशन पूरी नहीं हुई, अभी सिर्फ एक चीज सिखाई है कि इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, और लॉजिक दे दिए कि क्यों नहीं आएगी, वरना कितनी बार हो जाएगी। आप सिंपल क्या, देखो अलग कंपनी है ना, आप कह दो ये इन्वेस्टमेंट क्या बता रही है, एसेट लायबिलिटी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट गुडविल, तो वो कह रहा है सही है, असल मालियत बता दो, उसको निकालो असल ले आओ, तो ले आए ना। पूरी बैलेंस शीट उठा के खींच दी ना यहाँ पे, किसके अगेंस्ट में, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट इस बात का सबूत थी कि सामने वाली कंपनी हमारी है। तो हमने कहा इसको हटाओ, अब सबूत की नीड ही नहीं है, क्यों, असल चीजें ले आए, असल चीजें ले आए। तो क्या इससे सामने वाली कंपनी बंद हो गई या अपनी जगह है। हर साल कंसोलिडेशन होती है, दोनों कंपनियां अलग अलग हैं, अपने अपने हिसाब से काम करेंगी, आखिर में आके पेरेंट मिला देगा। वही तो कंसोलिडेशन सीखनी है। वो कंपनी अलग है, ये कंपनी अलग है, दोनों अपने अपने हिसाब से चलेंगी, पर पेरेंट का काम ये होगा हर साल के आखिर में आके कंसोलिडेट कर देगा। अभी हम हर साल के आखिर में बैठे हुए शुरू में, तो पहले ये सीखेंगे फिर आगे ले चलेंगे। क्लैरिटी है, पक्की बात है। अली भाई कह रहे हैं सर फॉर दिस पर्पस इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, वैसे बुक्स में मौजूद होगी। देखो अगेन, क्या सेपरेट बुक से इन्वेस्टमेंट खत्म हो रही है क्या, या वो अपनी जगह है। वी आर डूइंग इट फॉर द पर्पस ऑफ
कंसोलिडेशन, बस दैट्स इट। दोनों कंपनी अपनी अपनी जगह मौजूद हैं, चलती रहेंगी, हर साल मुझे करनी पड़ेगी। क्लियर है? चलें जी सर, ऐसे तो बहुत सारी कंपनीज होंगी, मैंने आपको कितनी एग्जांपल दी थी, 55, 25, 35, ये कंपनीज की कंसोलिडेशन होती है। अब ऐसे थोड़ी ना एमन के जिस कंपनी को देखा मेरी सब्सिडरी के लिए क्या चाहिए? कंट्रोल। और तो कंट्रोल हासिल करना आसान है? नहीं, आसान नहीं है। तो फिर इसीलिए जितनी कंपनीज होंगी कंसोलिडेशन करनी पड़ेगी। अभी तो हम एक ही सीख रहे हैं, सही है। चलें पहले बताओ, इन्वेस्टमेंट पे टिक लगा दें कि ये इंक्लूड नहीं होगी। तो मैं सिर्फ तुम्हारी याद दहानी के लिए, एग्जाम में करना नहीं है ऐसे, मैं सिर्फ याद दहानी के लिए मेरी जान, इधर देखो खाली, क्या करें? नॉट एप्लीकेबल लिख दें, क्योंकि आप कह रहे हो कि जब वही चीजें असल में ले आए जो रिप्रेजेंटेशन के लिए रखी हुई थी, तो अब इस चीज का कोई काम नहीं है। वो कह रहे हैं इसको हटाओ, असल चीजें ले आओ, खत्म बात। जिस चीज की ये अकासी है, क्लैरिटी है। चलें, अब मुझे एक चीज याद आई, आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर गुडविल भी थी, हाँ, उसकी किताबों में तो नहीं थी, हमें तो कॉस्ट पड़ी थी ना, पक्की बात है। तो क्या ये जो सेपरेट बुक्स में 7000 आ रहा है, इसके अंदर 2000 की गुडविल भी शामिल है? तो सर हमने रिकॉर्ड कर ली यदि। क्लियर है? आपका सवाल क्या होना चाहिए पता है? टारगेटेड सवाल, सेपरेट बुक्स में क्यों नहीं रिकॉर्ड की? इन्वेस्टमेंट में शामिल है, इन्वेस्टमेंट में, बिल्कुल सही जवाब। इन्वेस्टमेंट के अंदर तो मैं वापस से करूंगा तो कितनी बार हो जाएगी? हाँ, आपका सवाल होना चाहिए अलग क्यों नहीं की? आपका सवाल क्यों ने अलग क्यों नहीं की? लॉजिक देता हूं उसको, वन लाइन तो है। लॉजिक इसकी ये है कि ये गुडविल किसी और कंपनी की है, मैं अपनी किताबों में कैसे दिखाऊं? ये गुडविल अपनी किताबों में कैसे दिखाऊं? पर हाँ, ऐसे तो दिखा सकता हूं ना कि मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है जिसकी गुडविल भी खरीदी है, तो उस कंपनी की गुडविल अपनी किताबों में नहीं दिखा सकता। तो अब क्यों दिखा रहे हैं? एक हो गई, असल चीजें ले आया ना उसकी, अब क्यों दिखा रहा हूं? एक हो गई है। तो अब मैं बता रहा हूं उस कंपनी के पीपी, उस कंपनी की इन्वेंट्री, उस कंपनी की गुडविल मुझे पता है और वो मेरे ग्रुप का पार्ट है। तो क्या दोनों में फर्क समझ आता है कि सेपरेट बुक्स में क्यों नहीं दिखाई थी? भाई किसी और कंपनी की गुडविल अपने पास कैसे दिखाऊं? वो इन्वेस्टमेंट में दिख रही है कि हाँ भाई उस कंपनी की गुडविल है, इन्वेस्टमेंट पैसे पे किए मैंने, पर व्हेन यू कंसोलिडेटेड तो आप उसके सारे एसेट्स ले आए ना, तो फिर आप दोनों तो एक कंपनी हो गए, तो आप सब्सिडी की गुडविल दिखा सकते हो, क्योंकि कॉस्ट कैन बी लाइवली में, क्योंकि आप ही ने तो मेजर की थी। तो अब आप कह रहे हो कि भाई जो मैंने उसके एसेट्स के पैसे किए थे उसमें गुडविल भी शामिल थी, तो अलग से दिखा दिया, क्योंकि मैं तो इन्वेस्टमेंट को हटा के असल चीजें लेके आ रहा हूं। और याद रखिएगा, असल चीजों में उसकी किताबों में गुडविल शामिल, वो गुडविल थी ओवर एंड अबव जो आपके 7000 में शामिल थी। तो आप जब उसको हटा रहे हो तो फिर गुडविल लाओ ना जो तुमने पे किया है। क्लैरिटी है? पक्की बात है। सिंपल बैक ऑफ द माइंड पर सोचो, एंट्री क्या बन रही है? इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, एसेट्स डेबिट। आप बोल रहे हो इन्वेस्टमेंट को हटाओ, ये जिस चीज की रिप्रेजेंटेशन है उनको असल में ले आओ, बस इतना सा फर्क आ रहा है और कुछ भी नहीं है। क्लियर है? पक्की बात है। दिस इज व्हाई वी डू कंसोलिडेशन। इन्वेस्टमेंट तो एक लाइन आइटम है ना, उसके पीछे एसेट छुपे हुए हैं, और क्या छुपी हुई है? लायबिलिटी और गुडविल भी छुपी हुई है, तो वो असल में ले आए। क्लियर है? इसका टोटल बताते हैं। अच्छा, एक सवाल का जवाब दो तो मजा आ जाएगा, मैं बोलूंगा वाकई तुमने तमीज से समझा है कंसोलिडेशन। अली कह रहे हैं कि सर पेरेंट कंपनी की खुद भी तो गुडविल होगी, कॉस्ट कैन नॉट बी, तो वो अपनी कंपनी की गुडविल कैसे पता लगाए मैंने कितने में बनाई? हाँ, जब उसको कोई खरीदेगा तो वो करेगा, हाँ, वो उसके लिए भी फेयर वैल्यू होगी। यस, तो वो अपने हिसाब से करेगा, तो ये ऐसे जाता है ऊपर तक। क्लियर है? बेहतरीन आंसर जी। पेरेंट कंपनी 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगी, एक सेपरेट, क्योंकि अच्छा मुझे बताओ सेपरेट के बगैर कंसोलिडेशन हो सकती है? तो पहले क्या लाजमी है? सेपरेट बनाना। उसके बाद जिम्मेदारी किसकी है? सब्सिडी की क्यों नहीं है? उसका कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी तो ओनर की होती है ना। ओनर कौन है? पेरेंट। चलें, हमने कहा सर जी जानी नहीं, हम बनाते ईयर एंड पे ही हैं। ये तो मैं वैसे ही बदतमीजी करता हूँ कि क्या पता नहीं क्या है।
अबे अगर तुम्हें एक्विजिशन नहीं सिखाऊंगा ना, तुम जिंदगी का अजाब बन जाओगे कि आगे क्या हो रहा है। आगे मैं बोलूंगा गुडविल रिकॉर्ड हुई थी, वो बोलेगा भाई कहाँ हुई थी, है ना लॉजिक, कि तुम बोलोगे भाई कहाँ हुई थी, अच्छा इन्वेस्टमेंट कैसे निकली, रिटेन अर्निंग क्या है, शेयर कैपिटल क्यों नहीं दिखा रहे, इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं दिखा रहे। तो मतलब आपको लगना चाहिए कि मेरे ख्याल से हम ये सही कर रहे हैं कि हम पहले दिन पे अकाउंटिंग कर रहे हैं और फिर आगे लेके चलेंगे, ताकि आपको ये पता लग जाए उस दिन क्या हुआ होगा और फिर आगे क्या होगा ये सोचना आसान है। फिर क्लियर है। चलें जी, तो हमने ये कहा भाई राइटली क्वेश्चन के, भाई सर हम रिपोर्टिंग डेट की अकाउंटिंग करते हैं ना, हम तो ये सीख रहे हैं कि अगर इस दिन पे होता तो क्या होता, इसके आगे इसको घसीट के ले जाएंगे बस। क्लियर है। चलें, मैंने कहा इन सबको सम करें जानी। अच्छा, क्या मैं ये कह सकता हूँ ये ग्रुप 18,000 के एसेट्स रखता है, तो इन्वेस्टमेंट दिख रही है, असल एसेट्स देखो ये ग्रुप की असल वेल्थ पता लगती है, ये वही तो किया हमने। चलें, फिर मैंने कहा कि सर क्या आपके पास शेयर कैपिटल था, कितने का, और उसका, वेरी गुड, ये सिर्फ किसका दिखाएंगे, पेरेंट का। सर उसका क्यों नहीं दिखा रहे, सर वो तो आपके एसेट्स में आ गया ना असल वेल्थ, तो इन्वेस्टमेंट शेयर कैपिटल दिखाओगे तो कितनी बार हो जाएगा, 2 बार, तो आपको वो नहीं दिखाना, क्योंकि आपने यही तो अभी सिखाया, तो ये हमने बहस की पहले कि इन्वेस्टमेंट रिफ्लेक्ट्स केस कंपनी के एसेट्स हैं, और एसेट्स कैसे खरीदे गए थे, शेयर कैपिटल से। क्लैरिटी है, पक्की बात है। ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ, वेरी गुड यार, खुद ही जवाब दे दिया, गुड यार। देखो ये वो इसलिए आसानी हो रही है कि पहले बेसिक समझिए कि पीछे मैकेनिक्स क्या है इसके। चलें गुड, आगे फिर हमने कहा रिटेन अर्निंग 2000 1000, सर सिर्फ 2000, अच्छा वो क्यों नहीं ले रहे, सर वो तो आ गई ना इन्वेस्टमेंट, वो कॉस्ट है आपकी, वो इनकम, तो इनकम कब होगी, इसके बाद, जब अभी हम कमाना शुरू करेंगे। तो सर पेरेंट की रिटेन अर्निंग क्यों दिखा रहे हो, वो तो इसकी कमाई भी है ना, वो तो आ रही है। तो हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट को हटा के असल एसेट्स लायबिलिटीज ले आएंगे, अभी लायबिलिटीज बाकी हैं। चलें, तो हमने ये कहा लायबिलिटी 8000 6000 कितना हो गया, ये कितनी आ गई, क्या ये मैच होता है। और प्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप एज अ सिंगल एंटिटी का मतलब है ग्रुप में एक ही पेरेंट है और एक ही शेयर कैपिटल है, वो ये रहा। अच्छा, इसमें वो लोग कहाँ गए जो दूसरे शेयर होल्डर्स हैं, 100% है सर, वो है ही नहीं। तो अब ये पूरे असासे इसी कंपनी के हैं, तो सारे एसेट्स भी मेरे, सारी लायबिलिटीज भी, तो शेयर कैपिटल भी सिर्फ और रिटेन अर्निंग भी सिर्फ मेरी। उसकी रिटेन अर्निंग क्यों गायब कर दी, हमारी कॉस्ट है, हमारी कमाई होगी इसके बाद। क्लैरिटी है, पक्की बात है। तो ये बेसिक बात की हमने, सिंपल हमने क्या किया, हमने इन्वेस्टमेंट को हटाया। इन्वेस्टमेंट क्या बता रही थी कि ये इन्वेस्टमेंट उस कंपनी के एसेट्स हैं और लायबिलिटीज हैं, हमने हटाया, असल एसेट लायबिलिटी ले आया, कंसोलिडेशन हो गई। कौन से दिन पे, डे 1 पे, बस इतनी सी बात है। अब इसको घसीट के कहाँ लेके जाएंगे, रिपोर्टिंग डेट पे। पहले इसको कॉपी कर लें आप, ये आपने कल कॉपी कर लिया था ये इलस्ट्रेशन, ये कर लें जल्दी से। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों क्लैरिटी है, जल्दी से, एमन, अफनान, अहमद, हमें 100% शेयर्स ना ले तो आगे सीखेंगे कि भाई हिस्सा भी बताते हैं हम किसी और का, वो देखते हैं अभी, वो दिखाते हैं। अभी तो हमने ईजीएस्ट वे में सिर्फ ये सीखा है कि 100 की 100% ओनरशिप हमारी है। सब पेरेंट कंपनी के पीएनएल में शो करेंगे उसका एक्सपेंस जो उसने बाय किया है, हाँ बिल्कुल करेंगे।
नहीं, सब्सिडी की गुडविल की कॉस्ट कभी भी रिलायबली मेजरेबल नहीं हो सकती। भाई मुझे बताओ, जिस बंदे की कंपनी होती है, क्या उसको ये पता लग सकता है कि मेरी गुडविल कितने में बनी, या वो ऑटोमेटिकली डेवलप होती है? अच्छा हाँ, जो खरीदता है, यानी जो बंदा खरीदेगा इस कंपनी को, उसके लिए कॉस्ट रिलायबली मेजर। अच्छा, उसके बाद भी अगर गुडविल की वैल्यू ऊपर चली जाए तो भी आपको मालूम नहीं हो कि कितने में बनी, फिर वो प्रोसेस शुरू हो जाता है ऐसे। सही है? तो जिस कंपनी की गुडविल होती है ना जैन, वो खुद कभी नहीं मालूम कर सकता कि वो गुडविल कितने की बनी, क्योंकि एसेट के लिए कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजरेबल, और यहाँ पे कॉस्ट मेजर ही नहीं हो सकती है। हाँ, अलबत्ता जब आपको कोई खरीदेगा कंपनी को तो फिर मेजर हो सकती है। हाँ जानी, डन, चलें आगे। हाँ भाई, सो फार आसान है कंसोलिडेशन, या अब तक तो आसान होना चाहिए, आगे भी लगेगा। वेट कर रहा हूँ मैं उस टाइम का। अरे तुम एक बात बताओ, क्विज दिया था मैंने, अभी तो तुम अभी हाथ में आए हो, लीजेस का। अबे रात के 11 बजे मैसेज किया था बच्चा के साथ, आपने प्रॉमिस किया था। हाँ, तो मैं जिम में था उस वक्त, फिर मैंने लैपटॉप खोला, मैंने बोला चला बनाते हैं, तो फिर वहाँ मैंने बना के भेज दिया, तुम लोगों ने किया नहीं है। वाह, नींद में ही थे ना। अच्छा, मान तो तुम लोग ऐसे रहते ग्रुप पे जैसे अभी बस बैठे हो किताब लेके, जैसी कोई आएगा ढक करके शुरू हो जाओगे। अब मैंने भेजा, तुम बोल दो कि हम रात को सो गए थे। जल्दी सो जाते हो सब? अभी किसी की शक्ल देखे मुझे ग्रुप पे मैसेज करते हुए। हाँ, ग्रुप पे तो भाई लगे हुए होते हैं सब। फिर इसमें से एक आवाम आती है कि सर ग्रुप को म्यूट कर दें कि इसमें हमें चीज़ें नहीं मिलती। फिर म्यूट कर दो तो फिर बच्चा आके बोलता है सर हम बात किससे करें। उस पर नहीं डले हुए क्या लीज पे? हाँ जी, डन। गुडविल कितनी आ रही है? 600 की। और अगर हम एसेट्स का टोटल करें 13,000 ओवरऑल ग्रुप के। चलें जी, अभी देखते हैं। भाई मैंने कहा सर सबसे पहले हाँ भाई, सबसे पहले क्या करेंगे, नेट एसेट्स ऑफ कौन सी डेट पे? एट एक्विजिशन डेट पे। हमने क्या पिक किया? आपने भी ऐसे ही किया, 500 और रिटेन अर्निंग आ गया, तो इसके नेट एसेट्स। अच्छा, क्या मैंने इसके नेट एसेट्स को 2500 के हिसाब से देखा होगा या फेयर वैल्यू के हिसाब से? अच्छा, वो कह रहा है जिस दिन हमने इसको खरीदा है सारे एसेट्स इक्वल थे उसकी फेयर वैल्यू के, एक्सेप्ट जिसकी फेयर वैल्यू। तो सर लैंड की कैरिंग अमाउंट क्या थी? 8, ये वाली। तो सर ये उसी दिन की है, जिस दिन खरीदा है हमने उसी दिन की बैलेंस शीट है। तो हमने कहा कि सर हम इसमें फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कितने की? ये आ गया कुल मिला के 2900। अच्छा, ये 2900 के बाद आपने कहा कि भाई ये आ गई मेरे पास फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। अच्छा, अब हम क्या गुडविल निकाल सकते हैं? अच्छा, अब आप यहां पे स्टेप 2 के अंदर गुडविल निकालें। आपको कैसे पता कि आपने कितने पैसे दिए भाई? इन्वेस्टमेंट बता दी है। आप कह रहे हैं 3500, 3500, और फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स आपने निकाल लिए। अच्छा, क्या ये 3500 इस बात की अक्कासी है कि ये सामने वाली कंपनी के तमाम एसेट्स और लायबिलिटीज और गुडविल और फेयर वैल्यू के पैसे हैं? पर आपने फिर गुडविल भी निकाल ली कि किस तरीके से उस दिन निकाली गई होगी, वो भी आ गई। अब वी आर इन अ पोजीशन टू कंसोलिडेटेड।
अब हमें ये सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, तो अब हम उसको कंसोलिडेट कर सकते हैं क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे पास हैं। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पे ही लैंड बिल्डिंग को एक साथ करूँ और मैं यहाँ पे लिख दूँ पीपी, तो वैसे देखो प्रेजेंटेशन वाइज तो एक ही होता है ना, पर अलग अलग भी कर दिया तो कोई मसले वाली बात नहीं है, मतलब बिगिनिंग है। अच्छा, 1000, 2000, 2700, 800, इसमें एक कमी है 400 की, कुल मिला के कितना आता है? 6000। अच्छा, 6900 इंक्लूड्स एवरी पीपी इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, क्योंकि आपने जब पूरे ग्रुप के एसेट्स को खरीदा है तो इन सब के लिए आपने कितने ज्यादा पे किए हैं, क्योंकि वो आपकी इन्वेस्टमेंट में थे, तो वो हटा के असल वाले लेके आओ ना अपने हिसाब से। चलें, हमने कहा इसके बाद गुडविल 600 की, क्या ये भी आपकी इन्वेस्टमेंट में थी? तो हटा के असल एसेट्स ले आओ कि ग्रुप के लिए ये पी गुडविल के भी पैसे पे किए गए थे। अच्छा, इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे? नहीं सर, वो नहीं आएगी। अदर एसेट्स, टोटलिटी में। चलें जी, ये हो गई एसेट साइड। शेयर कैपिटल सिर्फ किसका आएगा? वो तो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो तो इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट है। चलें, अब आपने कहा कि 2200 के बाद सिर्फ पेरेंट एंटिटी की, क्योंकि उसकी तो कॉस्ट है, अभी अब तक कमाया नहीं है। अच्छा भाई, फिर यहां पे आ गए हम 6000, क्या ये मैच है? ये मैच है सर। तो आई होप आपको एक बेसिक कंसोलिडेशन पहले दिन की समझ आती है। इसमें बेसिक बातें सीखी, फेयर वैल्यूएशन करना, गुडविल को हटाना, अलग से कैलकुलेट करके इनकॉर्पोरेट करना और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स को लाना। इन्वेस्टमेंट नहीं आती, शेयर कैपिटल सब्सिडरी नहीं आता और रिटेन अर्निंग नहीं आती। रिटेन अर्निंग हमारी कॉस्ट है, शेयर कैपिटल तो बताता ही यही है कि एसेट्स और लायबिलिटीज है, तो उसी की अक्कासी है, तो इसलिए हम उसको लेके नहीं आते। रिटेन अर्निंग तो कॉस्ट है ना हमारी, क्योंकि कोई आपसे बोले कि आज तक ग्रुप ने कितना कमाया, तो आप ये कह सकते हो कि ये 2000 भी मैंने कमाए, ये तो कॉस्ट है ना, इनकम होगी इसके। आप यहां से देख लो, आपने शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग के लिए पे किया है, तो ये तो आपकी इनकम हो ही नहीं सकती ना, इनकम होगी इसके बाद से। तो जब बाद का मतलब होता है रिपोर्टिंग डेट। अच्छा, फरीद कह रहे हैं सर पीपी की वैल्यू कैसे आई? भाई 1000, 2000, 800, 2700 में प्लस 400, ये सारे चारों के चारों एसेट्स में 400 प्लस किया तो पीपी की वैल्यू आ गई। फरीद क्लियर है जानी? हाँ जी, आप कोई सवाल पूछ रहे थे? नहीं, देखो यूं समझो इसको थोड़ा और क्लियर कर देते हैं। ये शेयर कैपिटल जब पैसे लगाए गए होंगे इस कंपनी में, प्लीज तुम लोगों ने बताना है, मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया था, ये पैसे जब इस कंपनी में लगाए गए होंगे तो एंट्री बनी होगी कैश डेबिट शेयर कैपिटल, फिर उससे बिजनेस हुआ होगा, उससे कोई मतलब बिल्डिंग खरीदी होगी, इन्वेस्टमेंट कमाते 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 मैंने सारे पैसे एसेट्स में लगा दिए। अब कहने का मतलब यह है कि जब तुम शेयर कैपिटल जो है वो लगाए हुए पैसे थे ना, अब उस लगाए हुए पैसे की असल चीज तुम अपने पास ले आए, तो शेयर कैपिटल लेके आओगे तो कितनी बार हो जाएगा, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट की रिफ्लेक्शन में था ना, तो इसलिए तुमने हटा दिया। उसकी दूसरी लॉजिक आसानी के लिए ये कर सकते हो, ये इन्वेस्टमेंट ये बता रही है कि मैंने इस कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए, ये शेयर कैपिटल ये बता रहा है कि इस कंपनी इसकी मालिक है, ऐसा ही है। जब ये एक हो गए तो ऐसा तो नहीं कह सकते ना अपने आप को शेयर इशू हुए हुए, इसलिए इसको क्या किया, हटा दिया। पर ये फजूल लॉजिक है। असल लॉजिक क्या है, इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स एवरीथिंग, तो जो उसको हटा के असल एसेट्स ले आए तो शेयर कैपिटल लाओगे तो कितनी बार हो जाएगा, 2 बार, बस वो लॉजिक है इसकी। क्लियर है? चलें सर, ज्यादा प्रेफरेबल लैंड एंड बिल्डिंग कंबाइन करके पीपी बना दें, कंबाइन करके, क्योंकि प्रेजेंटेशन में IAS 16 में क्या करते हैं हम, कंबाइन एक ही दिखाते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसका नोट आता है जहां पे डिस्क्लोजर होता है पूरा, तो वो अलग होता है। सर शेयर कैपिटल लायबिलिटी 13000 करके उसमें से एसेट लेस कर दिए तो गुडविल
आ गई, इस तरह कर सकते हैं, नहीं इस तरह अभी नहीं करें क्योंकि आगे जाके चेंजेस होंगी। आपने सिंपल ऐसे करना है जैसे मैंने बताया। पीछे आपको पता है ना ये नेट एसेट्स किसके डिफरेंस है, एसेट्स और, सिंपल ये पिक कर लो, क्लियर है। और इसमें जो कमी पेशी है वो एडजस्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। चलें सर, कंसोलिडेशन में सब्सिडरी की लायबिलिटी क्यों ऐड हो रही है जबकि इक्विटी नहीं हो रही है? अभी लॉजिक देता हूं, प्लीज सुने। आपकी इक्विटी, प्लीज वापस से सुनिएगा, ये बड़ी अहम बात है, तभी तो मैं डे 1 सिखा रहा हूं, प्लीज तो सुने वापस से एक बार, वन लास्ट टाइम। मुझे बताओ वलीशा, आप सब एक चीज सोच के बताएं, थोड़ा फोकस के साथ आप भी जवाब दीजिएगा। इक्विटी आती कैसे है? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ऐसा ही है। अच्छा, मैं जब वरीशा सामने कंपनी खरीदने गया था शेयर होल्डर के पास, तो मैंने क्या उसको ये कहा कि मैं तुम्हें एसेट्स के पैसे दे रहा हूं, या मैंने उसको ये कहा कि मैं तुम्हें एसेट्स के पैसे नहीं दे रहा क्योंकि ये तो मैं खुद ले रहा हूं अपने पास? यही कहा था मैंने उसको। क्या कहा? तुम्हारे एसेट 6000 के हैं, क्या मैंने उसको 6000 दिए, 3500 माइनस किए? 3500 माइनस किए। वलीशा यहां तक साथ में जल्दी बताओ, 3500 माइनस किए। मैंने उसको क्यों माइनस किया? मैंने उसको बोला क्योंकि ये तो मैं खुद अज्यूम कर रहा हूं, जब तुम कंपनी मुझे चिपकाओगे तो ये चीजें मेरे पास आ जाएंगी। तो जब मैं उस दिन कह रहा हूं कि ये चीजें मेरे पास आ जाएंगी, तो क्या वो लायबिलिटी अब ग्रुप की लायबिलिटी है? हाँ या नहीं? बिल्कुल है। मैंने कहा अपने पास ले ली, तो मैंने एसेट्स भी लिए, लायबिलिटीज भी ली। सवाल पैदा होता है सर शेयर कैपिटल क्यों नहीं ले रहे? कहने का मतलब ये है, ये शेयर कैपिटल इस बात की अक्कासी है कि मैंने एसेट्स खरीदे, इस पैसे को लगा कि जब असल एसेट्स ले आया तो क्या शेयर कैपिटल लाने की कोई नीड है? वरना कितनी बार हो जाएगा? 2 बार। दूसरी एग्जांपल, सर रिटेन अर्निंग क्यों नहीं ला रहे? सर वो हमारी इनकम, वो क्या है हमारी कॉस्ट इनकम होगी इसके बाद से। वरीशा अब बात क्लियर है? जल्दी बताओ, क्योंकि हमने सौदे में एग्री किया है ना। जल्दी बताएं वरीशा, बात क्लियर है कि लायबिलिटीज क्यों लेके आ रहा हूं? हाँ जी वरीशा, आपके जवाब का इंतजार हो रहा है, प्लीज बताएं। हो गया अगले? वाह भाई वाह, तो यही पूछ लेते। नहीं कोई मसला नहीं है, इतने फजूल सवाल करते हैं ये लोग, मतलब इसमें क्या मसला है? वो देख रहे हो ये बोलना कौन है? मैंने कहा भाई यहाँ पे हमारी बहन है, वो यहाँ पूछ रही हैं, वैसे ही पूछ लो, कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। कैसे कौन कुछ भी नहीं कहेगा? ये इतने फजूल सवाल करते हैं, कभी ऑडिट की क्लास में बैठो तो पता लगे। एक को लैसी से सिंपैथी होती है, वो हमारी बहन को, वो आई नहीं है आज। तो कुछ भी नहीं है जो आप पूछ रहे हो, बहुत सही चीज़ है। अच्छा पहले बताओ, आप क्लियर हुई है ये बात? पक्की बात है। चलें सर, हम ऐसे कह सकते हैं, भाई सुनो, एडमिन कह रहे हैं, एडमिन नाम से आया ही है, हम ऐसे कह सकते हैं, प्लीज देखो मैं कह रहा हूं हर सवाल को अहमियत देनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई सवाल तुम्हें और कुछ सिखा दे। प्लीज सुने इधर। सर हम ऐसे कह सकते हैं कि हमने नेट एसेट्स बाय किए हैं, उसमें लायबिलिटी हमें पे करनी है, तो यही तो हम भी कह रहे हैं सीधी जबान में कि लायबिलिटी हमें पे करनी है, तो वो हमारा ही पार्ट है। क्लैरिटी है? चलें, मतलब इक्विटी की जगह एसेट्स और लायबिलिटी शो कर देंगे। क्या अली भाई सही कह रहे हैं? हम भी तो यही कह रहे हैं कि इक्विटी की जगह एसेट्स, और जब उसकी असल चीजें ले आए तो इक्विटी और लायबिलिटी लाओगे तो कितनी बार हो जाएगा? यानी इक्विटी लाओगे तो कितनी बार हो जाएगा? 2 बार। पहले बताओ बात क्लियर है? अली भाई क्लियर है? जल्दी बता दो। यानी सबको आखिरी बार ऑनलाइन वालों सबसे पूछ रहा हूं, तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम में लिखो, सही है? समझ आ रही है बात? प्लीज बताओ। एमन कह रही है जी सर बिल्कुल, निदा कह रही है कसम दी है तो कुछ हुआ है यहाँ पे हिसाब किताब। इधर फोकस करा इधर। भाई देखो मैं फिर बता रहा हूँ, FAR 2 और ऑडिट अटक गया ना, ये जान का अजाब बन जाएगा। और मैं तुम्हें मैं जो FAR 1 का पेपर देके आया, मैं उससे भी कहता हूँ तुम्हारी लक थी कि आसान पेपर आया FAR 1 का, वो लक है, मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ लक है। क्योंकि जिस पैटर्न पे तुम PRC से पढ़ के आते हो ना, बिल्कुल फजूल तरीन नॉलेज होती है तुम्हारी। मैं तो पढ़ाता हूँ, मुझे अंदाजा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। या बच्चे को डेबिट क्रेडिट की तमीज नहीं होती है, तो तुम सोचो कि अल्लाह ने तुम्हें पास करा दिया है, या वो जो अपॉर्चुनिटी मिली है ना, फिर यहाँ पे इनकैश करो उसको, फिर ये अच्छे से पढ़ो, मतलब पार्टिसिपेट करो। मेरे मतलब क्या जा रहा है मेरा, मैं तुम्हें इतनी मार्केट की नॉलेज दे रहा हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ कहता ये करो, आंसर आएगा, तुम बोलोगे सही है कंसोलिडेशन हो रही है, पर मैं तुम्हें एक स्टेप अहेड सोचने का सलीका दे रहा हूँ कि क्यों नहीं आ रही, तुम्हारे हर क्यों का जवाब दे रहा हूँ, तो तुम्हें पार्टिसिपेटिव रहना है, सही है ना? कुछ चंद बच्चे यहाँ पे पूछ रहे हैं, कुछ चंद बच्चे यहाँ पे पूछ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ भाई सब पूछो कि भाई क्या मसला है, क्या है, तो इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना खुदा के वास्ते,
जो कन्फ्यूजन है क्लियर करो। मैं बैठा हूँ जवाब देने के लिए भाई, फजूल से फजूल तरीन का जवाब देता हूँ ना मैं। अब वो जो उस दिन लेसी के पीछे पड़ गई थी तो मैंने उनको समझाया ना कि भाई आएंगे उधर, और जब वहाँ आ गए तो वो सारे मामला हल हो गए। सही है, चलें। सर पर रेशो क्यों नहीं इंक्रीज हुआ सर? रेशो कौन सा भाई? हमने कोई रेशो की क्लास खोली हुई है? कौन सा रेशो इंक्रीज नहीं हुआ भाई? अली भाई, अच्छा अली, अच्छा वो कह रहा है FAR1 का जो रिजल्ट आया उसमें पासिंग रेशियो इंक्रीज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसमें से भी कुछ ऐसे बच्चे थे कि इतना आसान पेपर आने के बाद वो फिर भी फारिग थे, तो वो भी रुक गए। तो तुम सोचो कि अगर वो अपनी औकात पे आता तो तुम्हारे साथ क्या होता। मैं अगेन बता रहा हूँ, पिछला पेपर बहुत ही मॉडरेट था, सही ना? ऐसा था कि एक एवरेज बच्चा उसको निकाल सकता है, पर वो अगर घुमाने की फिराने की हरकतें करता। देखो भाई, हम तो पढ़ाते हैं ना, हमें पता है कि कैसे नस्ल के पेपर आ सकते हैं। मैं तुम्हें यहाँ पे क्यों प्रिपेयर करता हूँ लीज में कि भाई ये देख लो, ये देख लो, ये सिनेरियो हो सकता है, ये सिनेरियो हो सकता है। ऑडिट में भी ऐसे ही होगा। वो चेंज कर रहा है थीम को, क्योंकि देखो एक बात तो याद रखो, उसको अपनी डिमांड एंड सप्लाई कंट्रोल करनी है। वो जानबूझ के तो फेल नहीं करेगा ना। व्हाट मैक्सिमम ही कैन डू, मुश्किल पेपर बना देगा। तो ये आप सोचें जरा, मतलब प्रैक्टिकलिटी को दिमाग में रखें। वो उसकी गलती नहीं है, वो कर सकता है, उसके पावर है ये करने की, और वो टेस्ट करेगा, बोलेगा भाई देखता हूँ कि कितने लोग पास करते हैं। तो इट्स नॉट दैट कि उसने भाई फ्लो थ्रू करना है, बच्चों को पास कराना है। वो देखेगा कॉम्पिटेंसी, टेस्ट करेगा कॉम्पिटेंसी। मैं कह रहा हूँ पेपर भी निकाल दो, इंटरव्यू में ना उठा के फेंक देगा तुम्हें वो। मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, 1000 बच्चा इंटरव्यू देता है, उसमें से 40 सेलेक्ट होने हैं। यू हैव टू बी वन ऑफ देम। तो कंपटीशन इतना है कि तुम्हें सोच है। मैं तभी तुम्हें ये बातें बताता हूँ। वो तुमसे ये नहीं पूछेगा भाई गुडविल कैसे निकल दे, तुम बोलोगे कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स। बेटा दुनिया इससे बहुत आगे निकल गई है। वो बोलेगा हाउ इन्वेस्टमेंट वैल्यू हैज बीन कैलकुलेटेड, व्हाट द थिंग्स वी कैन इनकॉर्पोरेट इन इट, ये सारी चीजें। व्हाई गुडविल इज इन नॉट इन द बुक्स ऑफ सब्सिडरी, सवालात ऐसे होते हैं। कॉस्ट कैन नॉट बी रिलायबली मेजरेबल, ये सारी चीजें। देन व्हाई पेरेंट रिकॉर्ड बिकॉज कॉस्ट कैन बी। तो ये वो सारे सवालात के जवाबात होते हैं जो मैं तुम्हें कॉम्पिटेंस देने के लिए सिखाता हूँ। देखो 2 तरीके हैं ना, मैं आऊँ मक्खी में मक्खी बिठा के हम बोलें चल भाई चलते रहो, जो आंसर आ रहा है वो तुम्हारा आ रहा है, तुम निकल गए, और पेपर निकल जाएगा। मैं तुम्हें कह रहा हूँ रट्टा लगवाना आसान होता है, बट कॉन्सेप्ट देना इज द ट्रिकी थिंग, जो आप दिल खोल के फिर बताओ कि भाई ये चीज़ें हैं। अगेन मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूँगा, खुले दिमाग से सोचा करो, सीखा करो चीज़ें। अकाउंटिंग प्योर टेक्निकल चीज़ है, रियल लाइफ पे बेस करती है, तो आप उसको समझो पीछे क्या है उसके। क्लियर है? मेरा कुछ भी नहीं जाता, मैं आपको सिंपल यहाँ से शुरू करा सकता था, इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में की हुई है, इसको हटाओ, असल में एसेट्स ले आओ, मेरा ये जुमला भी सफाइस करता। आज आप सोचो, मैं आता, मैं कहता ये इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में की हुई है, कंसोलिडेशन करनी है, अब मैं क्या बोलता है, इसको हटाओ, असल एसेट्स ले आओ, और मैंने कहा जो भी बैलेंस आ रहा है वो क्या है, गुडविल है। तो ये भी बात काफी होती। मैं लगा पा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं भाई एसेट क्यों नहीं आएंगे, लायबिलिटीज क्यों आ रही हैं, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट क्यों आ रही है, लॉजिक है उसके पीछे। तो अगेन इट्स ए रिक्वेस्ट के आप लोग जरा फोकस्ड पार्टिसिपेटिव हैं। चलें, अब हमने कहा जैसे यहाँ पे लोग अपनी उसमें लग गए, सर पेपर अच्छा हुआ था अटेम्प्ट 95, लेकिन रिजल्ट में 30 मार्क्स आए थे। हाँ तो देखो सही कह रहा है ना, वो सही कह रहा है। देखो वो इसलिए ना, क्योंकि देखो अगर एक तो है कि भाई मैंने पूरा पेपर किया, पूरा पेपर करने में और सही करने में, मैं हमेशा बच्चे को ये कहता हूँ कि जितना करो उतना सही करो, डोंट रश फॉर 100%। 100% पे आ जाओगे जब प्रैक्टिस इतनी एफिशिएंट होगी। वो क्यों नहीं हो पाता मैं तुम्हें बताता हूँ ना। आप घर पे बैठ के आराम से सवाल सॉल्व करोगे, आपसे हो जाएगा, आप पे प्रेशर नहीं होता। आप क्लास में बैठो, टीचर के सामने 10 मिनट में करके दिखाओ तो वो बात है। एक पीयर प्रेशर होता है, एक कंपटीशन होता है। आप लोग कंपटीशन में जीते ही नहीं हो आजकल। हमारी जब क्लासें होती थी मेरे पास, तो उस वक्त पैसे नहीं होते थे। जिस क्लास के पैसे होते थे उसमें बैठता था, सारे दोस्त मेरे सबसे आगे होते थे, सवालात हो जाते थे उनसे, क्योंकि वो रेगुलर क्लासेस लेते थे। मैं ट्यूशन पढ़ाता था, इधर उधर भागता था, मुझे नहीं समझ आता था कि यार क्लास में सब मुझसे तेज जा रहे हैं। फिर मैं घर जाके वापस से प्रैक्टिस करता था, फिर अगली क्लास में आता था जुनून के साथ कि यार मुझे अब जो करना है ना, सवाल इनसे पहले करना है, बस ढीठ बन जाओ। तो मैं तो जो ऑनलाइन वाले बच्चे देखता हूँ उनका तो कंपटीशन वो खुद ही है, मतलब वो किससे कम्पीट करें। कोई है साथ में जो बोले कि भाई तेरी स्पीड ये होनी चाहिए। मैं तो दोस्तों से पूछता था तू क्या कर रहा है, वो मुझे जानबूझ के बोलते थे 4 चैप्टर हो गए मेरे। तो आपको टेंशन होती है ना, आप लोगों ने दोस्त भी अपने से फारिग बनाए हुए, वो बोल रहे मैंने तो शुरू ही नहीं किया, तो तुम्हें दिल को तसल्ली होगा मैं तो फिर इससे आगे हूँ। तुम चौथे पे रुके हुए, वो आ गया 6ठे पे। तो भाई ये तो है ना,
मतलब यू नीड, सही है, आप दोस्तों में रहें, सही है जी। और आज मैं बताता हूँ आपको, 22 लोग थे हम जब सीए शुरू हुआ था, 2 क्वालिफाई हुए, जिसमें से वन ऑफ देम इज मी। तो कहने का मतलब है उस वक्त पे जब उनसे सवाल सॉल्व होते थे मैं मेहनत करता रहा ना, मैं तुम्हें वही सिखाता हूँ। प्लीज़ आप नहीं आ सकते फिजिकल, आप ऑनलाइन रहें, पार्टिसिपेट करें, लिखें, क्योंकि जो प्रेशर में गलती करोगे ना और वो डिटेक्ट हो गई, आपका पेपर फेल नहीं हो सकता। ईज में करोगे, सॉल्व करते रहोगे, होते रहेंगे, पेपर में 3 घंटे में मैनेज नहीं होगा, कोई भंड मार के आओगे वहाँ पे। तो 3 घंटे में जब स्पीड में होते हो ना तो गलती होती है, उसको थोड़ा केटर करना है, तो वो रिस्क आपका फेलियर का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बस उस पर बात कर रहा था मैं। चलें अब हम एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही, तो देखो वो भी यही कह रहा है। चलें आगे, पहले बताओ डे 1 की अकाउंटिंग समझ आती है? चलें अब हम आते हैं रिपोर्टिंग डेट की अकाउंटिंग पे, यानी 1 साल बाद। अच्छा, क्योंकि हमारे पास आधा घंटा है तो हमें बड़ा फोकस होकर करनी है चीजें, ये इधर सुनिएगा। चलें प्लीज प्लीज फोकस के साथ। अब मैंने कहा बैलेंस शीट दी हुई है कौन सी तारीख की? रिपोर्टिंग डेट की। यहां पे हम लिखते हैं रिपोर्टिंग डेट। अच्छा, ये सारे सवालात बुक में हैं, ये सारे सवालात भाईजान बुक में मौजूद हैं। और अगेन मैंने तुम्हें ये भी कहा था कि लीज के जितने भी 50-55 सवाल हैं वो तुम्हारे होमवर्क हैं। मैंने जो भी कराया मैंने अलग कराया कि यहाँ पे, और वो सारी बुक डिज़ाइन इसलिए की गई है कि तुम प्रैक्टिस कर सको। वो खत्म हो जाए तो फिर शक्ल उठा के आना, नए सवाल दो। ये नहीं कहना आखिर में कि सर बेंचमार्क क्वेश्चन कौन सा है, पहले वो करो जो इतने सारे सवाल दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, सही है? तो वो तुम नहीं करोगे, तुम्हारा अपना फॉल्ट है, प्रैक्टिस भरपूर है उसमें। चलें, हमने ये कहा सर बैलेंस शीट दी हुई है 31 दिसंबर 2017 की, जो कि रिपोर्टिंग डेट है। अब आए नीचे देखते हैं हिसाब किताब। अच्छा, ये तो ये जो 800 है और ये जो बिल्डिंग है, ये कौन सी तारीख की है? रिपोर्टिंग डेट की। इस बात को याद रखना, दोनों कंपनीज की बैलेंस शीट कहां मौजूद है? अब आगे देखते हैं। साध लिमिटेड, ये वाली, सही है, एक्वायर्ड 100% शेयर्स ऑफ ऑन, यानी 1 साल पहले। यहां तक साथ है भाई? चलें जी, ओके, ये बात समझ आती है। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, अच्छा पहले हम यहां पे ये कर लेते हैं ना, नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी, सही हो गया जी। हमने कहा एड एक्विजिशन, यही करते हैं ना हम। अच्छा, क्योंकि देखो आपको इसमें ये नहीं बताया एग्जामिनर ने या मैंने कि भाई ये कंपनी कितने की वैल्यूएशन की थी, अभी देखते हैं, वो करनी पड़ेगी आगे। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, जब इस कंपनी को खरीदा गया था, आज ये 1 साल पहले, 1 साल पहले, ये बड़ा आपने फोकस रहना है यहां पे। इधर ऑल एसेट्स वर इक्वल टू देयर फेयर वैल्यू। हाँ जी, अब आ गई आवाज? ओके, तो मैंने कहा आप जरा बिल्डिंग को देखें, बिल्डिंग कितने पे आ रही है? 2250 पे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, दिस इज गोइंग टू बी वेरी टेक्निकल, फोकस होके देखना है यहां पे। 2250 पे बिल्डिंग आ रही है, किसकी? सब्सिडरी की, टू बी सब्सिडरी की टेक्निकली। अच्छा, ये कैरिंग अमाउंट है, ये क्या है भाई? कैरिंग अमाउंट। मैं यहां पे सारे कॉन्सेप्ट खोल खाल के तुम्हारे सामने रख दूंगा। अच्छा, मैं नीचे आया, वो कह रहा है जब मैंने खरीदा था तो उसकी कैरिंग अमाउंट कितनी थी? तो ये वो साल के आखिर की है और वो साल के शुरू की नीचे बता रहा है, तो ये फर्क है, इससे कंपेयर नहीं करना। तो सर पिछले सवाल में तो आपने यही उठाई थी सर, वो बैलेंस शीट भी उस दिन की थी, वो बैलेंस शीट भी उसी दिन की थी। तो पहले बताओ जानी, बात समझ आती है ये? ओके, हमने ये कहा, हम आगे रीड कर लेते पहले। रिमेनिंग लाइफ ऑफ बिल्डिंग कितनी है? अच्छा, रिटेन अर्निंग एट द डेट ऑफ एक्विजिशन वाज, तो सर यहां पे तो 2000 आ रही है,
सर कमाया होगा वो रिटेन अर्निंग है 1 साल पहले की जब कंपनी को खरीदा गया था। आगे, देयर इज नो चेंज इन। अच्छा अब मैं एक चीज तुमसे पूछता हूं अगर तुम समझ पाओ। मैंने कहा सर शेयर कैपिटल मैंने उठा लिया 500 का, किसका कैपिटल है ये? सब्सिडरी का। रिटेन अर्निंग आप कह रहे हैं सर 800 की पिक करें। इन दोनों को अगर मैं सम करूं बुक वैल्यू ऑफ। अच्छा सर अगर आप इस बात पे यकीन करें, जो करना भी पड़ेगा क्योंकि हमने उस पर कॉन्सेप्चुअली बड़ी बात की है, जिस दिन मैंने इस कंपनी को खरीदा होगा उस दिन एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करके यह आंसर आया होगा। मतलब दैट वाज द रीजन बिहाइंड, मैं आपको वो सिखा रहा था कि एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करके यह आंसर आया होगा। पहले बताओ इस बात पे ईमान है? ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ ये बात समझ आती है? उस दिन पे एसेट्स माइनस लायबिलिटीज ये होंगे। उस दिन के एसेट्स नहीं भी गिवन कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है इक्विटी है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ये बुक वैल्यू है। कौन सी वैल्यू? अच्छा फिर वो कह रहा है वेरी गुड, इस दिन जो एसेट्स हैं इसके अंदर एसेट्स का जो इंपैक्ट है वो कितने का है? 2500 का, ऐसा ही है ना? और उसकी फेयर वैल्यू कितनी है? तो मुझे आप एक बात बताते हैं, मुझे यहां पे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करनी है किसकी? कितने की? तो ये कितने पे आ गया? ये हिसाब किताब है। तो जिस दिन आपने कंपनी खरीदी थी 1 साल पहले, तो आपको वो बिल्डिंग कितनी महंगी पड़ी थी? 500 महंगी पड़ी थी, जबकि उसकी किताबों में 2500 पे थी। उसकी बोली कितनी चल रही थी? आपने 500 मजीद दिए थे। तो उसके नेट एसेट्स में, जब एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस किया होगा, उसमें 2500 होगा। तो अगर मैं एसेट्स को बढ़ा दूंगा कितने से, तो मेरे नेट एसेट्स भी, तो हमने सीधा सीधा यहाँ एडजस्ट कर दिया। एग्रीड? पक्की बात है? ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ क्लियर है जल्दी से। फिर इस दिन मैंने गुडविल निकाली होगी, इस दिन जो मैंने जानी गुडविल निकाली होगी, तो वो आ गई कंसिडरेशन। अच्छा हाँ, हम इन्वेस्टमेंट में जाएंगे, बिल्कुल वेरी गुड, ये है। अच्छा ये इन्वेस्टमेंट ये बता रही है कि मैंने सामने वाली कंपनी के एसेट्स, लायबिलिटीज और गुडविल के पैसे दिए हैं। तो हमने कहा 3000, तो नेट एसेट्स 1700 की गुडविल आई होगी। किस दिन पे? एक्विजिशन पे। तो सर यहां पे तो दिख ही नहीं रही, इन्वेस्टमेंट में है ना। तो आपने जब एक्विजिशन पे अकाउंट्स बनाए होंगे, ऐसे फजूल सवाल कर रहा हूं, जवाब सही देना तुम लोग। जब एक्विजिशन पे कंसोलिडेशन की होगी तो इन्वेस्टमेंट हटा दी होगी ना, तो फिर यहां क्यों आ रही है? सर वो कंसोलिडेटेड में हटाई थी, सेपरेट तो अपनी जगह है ना, वो तो अपने हिसाब से चल रहे हैं, वो तो अपने। फिर कंसोलिडेशन करने के लिए फिर हटाना होगा, फिर करने के लिए फिर हटाना होगा, क्योंकि वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा। क्लियर है? यानी उसका वजूद अपनी जगह है, ये सेपरेट है। दोनों में फर्क समझ आता है? ओके जी, गुड। आगे हमने कहा सर ये तो हिसाब किताब तब होता ना जब मैं उस दिन पे बैलेंस शीट बनाता, अब मैं बैलेंस शीट कब बनाने लगा हूं? अच्छा मैंने क्या कहा, इधर सुनिएगा, एड रिपोर्टिंग आ गया। अच्छा रिपोर्टिंग पे शेयर कैपिटल सेम है, रिटेन अर्निंग 2000 है, ये आ गया 2500। अच्छा अब प्लीज मुझे ये देख के बताओ, अगर मैं यहां पे इन दोनों का डिफरेंस लूं, इसको अब मैं एक चीज देखना, मैं क्या लिखता हूं यहां पे, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन फ्रॉम
सब्सिडरी के नेट एसेट्स है ना। अच्छा, अब एक फिर टेक्निकल बात करता हूं ताकि तुम कनेक्ट हो जाओ। अच्छा, टेक्निकल बात यह है बच्चों, आपको मैंने अभी पीछे भी सिखाया था कि जैसे जैसे सब्सिडरी कमाती है वैसे वैसे उसके एसेट्स ऊपर जाते हैं। बात समझ आती है? सेल की रिसीवेबल, सेल की कैश, सेल की रिसीवेबल, सेल की कैश, एसेट्स। अब उससे पीपी भी खरीद लूं तो कैश, क्रेडिट, एसेट, डेबिट एसेट ही है। एग्रीड? ऑनलाइन लोग बताओ ये बात समझ आती है? प्लीज 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 बताओ जल्दी से। ये बात समझ आ रही है कि हमने इनकम कमाई है एक साल में, हमने मतलब सब्सिडरी ने। तो अब मैं तुमसे ये पूछता हूं, क्या ये 1200 की कमाई ऊपर एसेट्स में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो गई होगी? क्योंकि तुम्हें बैलेंस शीट किसकी दी हुई है? रिपोर्टिंग डेट की। यानी आप इस बात पे मुत्तफिक हैं, एग्रीड हैं कि ये 1200 की इनकम ऊपर एसेट्स में चिपक चुकी है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ये अकाउंटिंग किसने की होगी? सब्सिडरी ने। और सब्सिडरी ने अकाउंटिंग करके हमारे मुंह पे एफएस मारे, बोले जाओ करो कंसोलिडेशन, पर ये अकाउंटिंग हो चुकी है। एग्रीड? पक्की बात है। चलें, यानी अब हमें यहां तक बात समझ आती है कि अकाउंटिंग हो चुकी है। और एक और चीज, ये जो रिटेन अर्निंग है किसकी? पेरेंट की। इसके अंदर भी हमारी आज तक की कमाई, तो आज तक की कमाई भी हमारे एसेट्स में रिफ्लेक्ट किसके एसेट्स में? पेरेंट के। अच्छा, तो यानी हम दो चीजें कर रहे हैं, पेरेंट की कमाई आज तक की है, सब्सिडरी की एक्विजिशन के, क्योंकि उसके पहले के जो मेरे एसेट्स हैं वो कॉस्ट है। तो यानी एक और टेक्निकल बात करने लगा हूं, अगर तुम समझ पाओ थोड़ा सा, मतलब और स्लोली हम समझेंगे इस चीज को। मेरा कहने का मतलब है, जब मैंने सब्सिडरी को खरीदा था डे 1 पे, तो मैंने इन्वेस्टमेंट को हटा के उसके असल एसेट्स ले आया हूँगा। कौन सी तारीख पे? पहली तारीख पे, 1 जनवरी पे। पर वो जो एसेट्स लाया था वो पूरे एसेट्स मेरी कॉस्ट की मानंद है। उसके बाद जो एसेट्स में इजाफा हुआ है वो इनकम है। तो यानी अभी भी अगर मैं तुम्हें समझा पाऊं, अभी भी मैं इन्वेस्टमेंट को हटाऊंगा और एसेट्स ले आऊंगा, पर उसमें जो एसेट्स आएंगे उसमें कुछ एसेट्स ऐसे होंगे जो मैंने कॉस्ट पे खरीदे और कुछ कमाई की वजह से आए। तो हैं तो दोनों मेरे ही ना, चाहे कॉस्ट इक्विवेलेंट हो या कमाई इक्विवेलेंट हो, एसेट एसेट है। तो अब मैं पता है क्या करूंगा? इन्वेस्टमेंट को फिर हटाऊंगा। यही तो वजह थी, तो पहले सिखाया। आज मैं फिर इन्वेस्टमेंट को हटाऊंगा और इन्वेस्टमेंट को हटा के उसके एसेट्स और लायबिलिटीज, बस ये तो बात गलत हो गई, उसके एसेट्स जो हटाए मैंने, मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट हटाई, उसके एसेट्स लाऊंगा, उसमें तो कमाई भी होगी, होनी चाहिए। किसकी कमाई है? हमारी है। एक्विजिशन के उससे पहले की कमाई क्यों नहीं दिखाई थी? तो वो तो आधी थी ना कॉस्ट पे, उस दिन हो गई। उसके बाद जो एसेट्स में इजाफा होगा वो कमाई की वजह से होगा, हाँ या नहीं? तो वो जो इसके बाद एसेट्स में इजाफा होगा वो कमाई की वजह से होगा, वो भी तो मेरे ही है ना। तो हमने ये कंक्लूड किया, डे 1 पे जो मैंने इन्वेस्टमेंट को हटा के एसेट्स को लेके आया था वो कॉस्ट के अगेंस्ट लाया था। अब जो उसके ऊपर एसेट्स ला रहा हूं जो कि इसके अंदर शामिल है, मुझे कुछ अलग नहीं करनी है, इस टोटल एसेट्स के अंदर जल्दी बताओ लगाए हुए पैसे हैं और अब कमाए हुए भी होंगे, तो दोनों ही मेरे हैं ना। तो मैं ये क्यों सोचूं इसमें लगाए हुए कितने, कमाए हुए कितने? सादा सीधा सीधा एसेट ले आओ, इन्वेस्टमेंट को हटा दो। पर एक और बात है जो पहले बताओ, यहां तक बात समझ आ रही है? पक्की बात है, क्लैरिटी से, कोई कंफ्यूजन हाथ के हाथ पूछ लो, कुछ भी मसले वाली बात नहीं है। क्लियर है? ऑनलाइन लोग प्लीज बताओ क्लियर है? अब्दुल्ला, खिजरा, सारे बच्चों ओके। अब एक और इस पे स्टेप अप करते हैं ना, जब ये बात समझ आ गई। ये जो पेरेंट एंटिटी की बुक्स में इन्वेस्टमेंट है, ये तो कॉस्ट है ना, ये तो कॉस्ट है। तो इसको हटा के जब ज्यादा एसेट्स लाओगे वापस से, इसको हटा के जब अभी क्या करना है मैं उसको बताता हूं, 1200 का। अभी 1 मिनट रुकना है आपने। जब इसको हटा के ज्यादा एसेट्स लाओगे तो बैलेंस शीट तो आउट हो जाएगी। हाँ ये बात। अब कमाई भी तो डालूंगा ना, पहले क्यों नहीं डाली थी? कमाई नहीं थी तो कॉस्ट है गई, कॉस्ट आ गई। बात समझ आ रही है? पहले क्या हुआ था? कॉस्ट गई, अब कॉस्ट जा रही है, ज्यादा चीजें आ रही हैं, अब कमाई आई ना, तो कमाई ऐड करूंगा, बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो? पक्की बात है। दिस इज हाउ वी थिंक अबाउट इट इन कंसोलिडेशन। चलें ऑनलाइन वालों और आप सबको क्या ये बात समझ आती है कि अब जब मैं कॉस्ट वाली हटा के एसेट कॉस्ट से ज्यादा के ला रहा हूं तो बाकी तो कमाई है।
अब वो मैं पार्क करूंगा। पहले मेरी कमाई तो कॉस्ट गई थी, कॉस्ट आ गई थी, अब कॉस्ट जा रही है पर ज्यादा एसेट्स आ रहे हैं, तो उसकी इनकम भी तो आएगी ना। एग्रीड? चलें जी, ओके, इसको एक स्टेप आगे लेके चलते हैं। तो हमने कहा चलें सर ये बात समझ आ गई, कमाई अब तक कितने की है? 1200। वाई यू नॉट सेइंग 2500, 2000? 800 तो कॉस्ट थी ना, वो तो हमने अभी कंक्लूड किया, तो 2000 के अंदर 800 भी शामिल है। आप कह रहे हैं मैंने उसके ऊपर कितने कमाए? 1200, और वो एसेट्स में जा चुके हैं। तो अब हमने कंक्लूड किया इन्वेस्टमेंट को फिर हटाऊंगा। इन्वेस्टमेंट इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के अंदर एसेट्स भी शामिल है, लाइबिलिटी भी शामिल है, गुडविल भी शामिल है, पर कॉस्ट पे। किस पे? पर जब आप एसेट्स लाओगे तो वो कॉस्ट से ऊपर है। किस वजह से? इनकम की वजह से। तो है आपके ही है ना, ग्रुप बन चुका था, आपका राइट है, आप ले आओ और इनकम बुक कर लेना, बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। बात क्लियर है? पक्की बात है? ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ, इजाजत है आगे जाने की? प्लीज खुदा के वास्ते लिखो जल्दी से। हाँ जी प्लीज लिखो। ओके चलें आगे, आगे सुनिएगा, आगे सुनिएगा। अब कहानी यहां से शुरू करते हैं। प्लीज यहां पे देखो, तुम लोगों ने मुझे बताना है, कहानी यहां से शुरू करते हैं। मैंने कहा कि सर अब ये जब मुझे बात समझ आ गई तो मैं फिर तुमसे एक बात पूछता हूं जो बड़ी लॉजिकल बात है। मैंने कहा अभी एसेट्स तो मैं लेके आऊंगा, पर जब तुमने इस कंपनी को खरीदा था डे 1 पे, तो तुमने पैसे जो दिए थे उसमें बिल्डिंग के 500 ज्यादा दिए थे। एग्रीड? बाकी समझ गए तो इसको भी जरा एब्जॉर्ब करते हैं ना, ताकि फिर अकाउंटिंग करें तो फौरन से आ जाए। वापस सुने, जब तुमने इस कंपनी को खरीदा था तो तुमने 2500 की चीज 3 में खरीदी है, 500 रुपए। तो अब ये जरा बताते हो इस 3500 में वो 500 भी है? यस और नो? है पहले दिन पे? ऑनलाइन वालों एग्रीड हो? पहले दिन पे 500 भी। तो जो रिपोर्टिंग डेट पे तुम्हें बैलेंस शीट मिली हुई है सब्सिडरी की, उसके अंदर ये 500 हैं? एक्विजिशन पे थे, रिपोर्टिंग पे होंगे, क्योंकि उसने इसकी अकाउंटिंग की ही, वो तो बुक वैल्यू पे चल रहा है। बात समझ आई? पक्की बात है? वापस से रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा। जब आपने कंसोलिडेशन की थी पहली तारीख पे, तो आपने क्या किया था? आपने इन्वेस्टमेंट को हटाया और असल एसेट्स ले आए, उसमें आपने 500 भी चिपकाया होगा। क्यों भाई? आपकी कॉस्ट थी ना यार, आपने ज्यादा पैसे पे किए हैं, तो आपने बोला 500 रुपए मेरे ग्रुप की कॉस्ट थी, तो आपने 2500 में 500 डाल के 3000 पे रिपोर्ट किया होगा। अब वो फिर आपको अपनी बैलेंस शीट दे रहा है, आप कह रहे हैं सर उसमें फिर नहीं है, ये कैसे हो सकता है? भाई ये सेपरेट बुक्स है, इसके अंदर वो शामिल नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। उसने तो किया ही नहीं था, बट हाँ मेरी इन्वेस्टमेंट में शामिल है ना? हाँ या नहीं? बिल्कुल शामिल है। पहले बताओ यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, अब जब मैं इन्वेस्टमेंट को हटाऊंगा और सामने से एसेट्स लाऊंगा, तो सामने से जो एसेट्स आएंगे उसके अंदर फिर ये 500 शामिल नहीं है। एग्रीड? पक्की बात है? चलो इसको यहां से आगे लेके चलते हैं। मैंने कहा सर अब आप एक बात बताएं, आपने कहा उसकी किताबों में ये एसेट 2500 पे था, 2500 को डिवाइड करें 10 से, मल्टीप्लाई करें 9 से, 2250 आ रहा है? सही आ रहा है ना? उसने अपने हिसाब से सही किया हुआ है। अब मैं एज अ ग्रुप, मैं पता है क्या करूंगा? सुनना बड़ी अहम बात है। मुझे ये लगता है अगर आपको ये बात यहां समझ आ गई तो गेम ही ऑन हो जाएगी। इधर मुझे ये लगता है कि ये जो 500 है ना, आज जो मैं एडजस्टमेंट करूंगा वो 450 की करूंगा, डेप्रिशिएटेड। अच्छा क्यों? सुने, आपने ये कहा, अब ये बड़ी अहम बात बता रहा हूं, जब आपने डे 1 पे कंसोलिडेशन की होगी तो आपने ग्रुप में एसेट्स 3000 के रिपोर्ट किए होंगे, 2.5 के? 3000 के? कितने के? 3000 के। ऑनलाइन वालों पहले बताओ, आप सब यहां तक क्लैरिटी है? 3000 रुपए के एसेट रिपोर्ट किए होंगे डे 1 पे, 500 ऊपर से आपने डाले, बैलेंस शीट क्लोज हो गई। रिपोर्टिंग डेट पे आओ, अगर आप यही अकाउंटिंग सालों साल से चलाते तो आप क्या करते? मैंने यहां पे एक चीज लिखी, सेपरेट और कंसोलिडेटेड। सेपरेट में कितने पे था?
फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कितने की थी? कंसोलिडेटेड में कितने पे आ गया? अच्छा, आपने कहा डेप्रिसिएशन बुक कितना हुआ, बचा कितना, ये याद है? अच्छा, बट ग्रुप के हिसाब से, कंसोलिडेटेड के हिसाब से डेप्रिसिएशन होना चाहिए, बचना कितना चाहिए? कितने का शॉर्टफॉल? बात समझ आई? मैं तो ये सिखाना चाह रहा हूं कि एक चीज जब ग्रुप को 3,000 रुपए की पड़ी है तो डेप्रिसिएशन भी किस पे चार्ज होना चाहिए? मैं कह रहा हूं इतना लंबा सोचो ही नहीं ना, आप बोलो जिस पे होनी चाहिए वो तो हो गया। 2,500 हो चुका है ना, क्या नहीं हुआ? तो मैंने कहा 500 जब आपने कॉस्ट का पार्ट बनाया था तो वो रिपोर्टिंग डेट पे 500 नहीं होगा, आफ्टर डेप्रिसिएशन होगा। तो मैं आपसे ये पूछूं मैं और कितने का डेप्रिसिएशन बुक करूं तो कितने का बचेगा? तो अब जब मैं कंसोलिडेशन करूंगा तो बैलेंस शीट के अंदर 500 प्लस करूं या 450? तो सर ऐसे तो बैलेंस शीट आउट हो जाएगी, नीचे लॉस भी तो बुक हो रहा है, कितने का? 50 का। तो अब जरा आप मुझे एक बात बताते हैं, ये हो गया 29, प्लीज इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं आप, 1 अभी मैं यहां पे क्रॉस लगा रहा हूं और मैं कह रहा हूं पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ये है असल। अच्छा, सब्सिडी ने कितने कमाए जल्दी बताओ? 1200, पर यहां पे प्रॉफिट कितना आ रहा है? 11। ये वो डेप्रिसिएशन है जो पीएनएल में अब तक आया जबकि आना चाहिए। तो हम ये पार्क करेंगे यहां से ऐसे। पहले बताओ बात समझ आती है? बिल्कुल बेसिक बात की है तो पहले हमने, अच्छा मतलब अली कह रहे हैं मतलब फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट सब्सिडी को कंसीडर नहीं कर रहा होगा, हम कंसोलिडेशन में एडजस्ट करेंगे। क्या वो सही कह रहा है? यस। अच्छा, अब आप इसकी समरी क्या है? जब आपने इस कंपनी को खरीदा, मुझे साथ साथ बताओगे, ऊपर हम चल के देखते हैं, उस कंपनी में बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी? 2,500। फेयर वैल्यू कितनी थी? 3,000। आपने कितने ऊपर पे किए? आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताओ, जब डे 1 पे आपने कंसोलिडेशन की होगी तो आपने इन्वेस्टमेंट को हटाया होगा, एसेट्स को लाए होंगे और एसेट्स में 500 ऐड किए होंगे। मैं आपसे पूछता हूं ग्रुप के लिए ये एसेट कितना महंगा है? चलो पहले दिन की साइड में हो गई अकाउंटिंग, हम रिपोर्टिंग पे आए। रिपोर्टिंग पे उसने वापस आपको खाली एफएस दे दिए, बोला करो शुरू से कंसोलिडेशन। हमने कहा हम शुरू से ही करेंगे, जाहिर सी बात है क्योंकि वो कैरी फॉरवर्ड तो हो नहीं रहा है। मैंने आपसे पूछा अब जब मैं इन्वेस्टमेंट को हटाऊंगा तो एसेट को वापस 500 पे लाना पड़ेगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट में कितने पे शामिल है? अच्छा, मुझे याद आएगा यार ये 500 पे शामिल है पर ये वैल्यू तो डेप्रिशिएट होगी, तो सही है मैं 500 पे लाऊंगा, पर 500 को ला के पे क्या करूंगा? क्या वो डेप्रिसिएशन में आप सबसे पूछता हूं सब्सिडी ने अपनी किताबों में बुक किया है? नहीं। उसने कितने का डेप्रिसिएशन बुक किया है? 250 का। होना टोटलिटी पे कितना चाहिए? कितना कम है? कर लिया बुक। और ऐसे किया ना यहां पे, मैंने कहा फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट रिपोर्टिंग डेट पे कितनी होनी चाहिए? 450 की। 500 क्यों नहीं कह रहे जल्दी बताओ? अगर ये लैंड होता तो फिर वहां पे भी कितना आता? वेरी गुड, बात समझ आई? तो अब इसका फिनोमिना क्या है? पहले दिन पे तुम्हें पता था ये बात कि तुम्हारी इन्वेस्टमेंट किन किन चीजों को रिफ्लेक्ट करती है? एसेट, लायबिलिटी, गुडविल और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। तुमने इन्वेस्टमेंट को हटा के फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की कितने की? गुडविल भी लेके आए, तो गुडविल में तो कोई चेंज ही नहीं होगा, वो तो वैसी की वैसी वापस आ जाएगी। पंगा था 500 का। अब आप आ गए हो 1 साल बाद। मैं आपसे पूछता हूं वो जो तुमने पैसे ज्यादा पे किए थे बिल्डिंग के, 500 ज्यादा किए थे, मैं तुम्हें कह रहा हूं क्या वो 500 डेप्रिशिएबल एसेट है? तो एक ग्रुप के लिए जब एक चीज 500 महंगी थी तो वो डेप्रिशिएट भी ज्यादा होगी। तो आप ये बताओगे ना अपने शेयर होल्डर को कि भाई ग्रुप को ये एसेट कितना महंगा पड़ा था, पर क्या वो 500 का बचा या 450 का? तो आपने सोचना ऐसे है कि यही एसेट अगर 500 से वैल्यू हो जाता तो रिपोर्टिंग डेट पे कितने का बचता? 400। अच्छा, अगले साल कितना बचेगा? उसके बाद एंड सो ऑन। और इसका लॉस मैं आपसे पूछता हूं, इसका डेप्रिसिएशन क्या सब्सिडी ने बुक किया हुआ है? वो अपने हिसाब से चल रहा है क्योंकि उसने कभी ये एडजस्टमेंट की ही, ये पंचायत आपको थी, आपने इन्वेस्टमेंट की थी तो आप ही भुगतेंगे और ये एडजस्टमेंट्स करते रहेंगे। पहले बताओ कहानी समझ आती है? अब मैं तुमसे पूछता हूं
अब जब मैं पैसे जमा करूंगा अपने गुल्लक में 1200 करूंगा या 1150? इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन को बुक करने के बाद। पहले बताओ ये बेसिक बात समझ आती है? चलें अब यहां पे एक मजे की चीज मैं आपको सिखाता हूं, एक चीज और फिर हम बैलेंस शीट बनाते हैं। क्या लिखा मैंने? ग्रुप रिजर्व। एंड बिफोर प्रिपेयरिंग द ग्रुप रिजर्व, ऑनलाइन वाले बच्चों प्लीज बता दो सारे बच्चों, क्या ये बात क्लियर है? सारे बच्चों, अली, अबू बकर, आमना, जल्दी, अलिशबा, आकिब, जल्दी से सारे बच्चे, क्लैरिटी है? हाँ जी बागी, ओके वेरी गुड, चलो डन हो गया। इधर देखो खिजरा, आपको भी क्लियर है? जल्दी बता दो। ओके अब मुझे बताओ ग्रुप का मतलब क्या था? पेरेंट। अच्छा, और मैं बोल रहा हूं ग्रुप के रिजर्व्स, यानी ग्रुप की कमाई, ग्रुप की। अच्छा, मैंने कहा रिटेन्ड अर्निंग ऑफ पेरेंट कितनी है? 4000। पोस्ट एक्विजिशन ऑफ एग्रीड। अच्छा, ये कितना आ गया? सिर्फ 1200 कमाए थे सब्सिडी ने। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी तो बुक हुआ, क्योंकि एक चीज जब मुझे महंगी पड़ी तो डेप्रिशिएट भी होगी, सीधी सी बात है, यही आ गया। अच्छा, अब जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो प्लीज कैलकुलेटर निकालें जल्दी से। पीपी यहां पे बनाते हैं 1000 प्लस 800 प्लस 2000 और प्लस वाई नॉट 500 डेप्रिशिएट हुआ है। अगर ये डे 1 पे होते तो पूरे 5 आते। तो क्योंकि देखो अब आप बोल रहे हो कि वो चीजें जो मुझे कॉस्टली पड़ी थी आज वो कितनी बची होंगी। अच्छा, एक फजूल सवाल भी कर रहा हूं, आपने पूरे 3000 की क्यों नहीं अकाउंटिंग की? आप बोलेंगे 2500 की अकाउंटिंग तो वो खुद ही कर रहा होगा। पंचायत किसकी होनी चाहिए? ओवर एंड अबव की। पंचायत किसकी होगी? क्योंकि जो वो कर रहा है वो तो कर रहा है, हमें क्या करना है? जो वो नहीं कर रहा। 500 को उसने रिकॉर्ड किया था, हमने किया, तो 500 को उसने डेप्रिशिएट भी, तो हमने रिकॉर्ड भी किया, डेप्रिशिएट किया, बचा कुचा भी ले आया। एग्रीड? चलें जी, ओके। हमने कहा पीपी कितने पे आ गया भाई? 6500। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, पीपी तो पूरा आ गया, इन्वेस्टमेंट आएगी? चलें, गुडविल आएगी? कितने की? सर गुडविल हमारे पास थी 1700 की। अच्छा जी सर, इसके अलावा आपके पास इन्वेस्टमेंट आपने बोला नहीं आएगी। अदर एसेट्स 50 टोटलिटी में बताते हैं 13,000। अच्छा, यहां पे एक सवाल आया आमना का, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट वाला एक्सपेंस हमारा है, बाकी वो सेपरेट में खर्चा हो चुका है। 12,700 13 है। अच्छा देखो, आमना यहां पे कह रही है कि फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट वाला खर्चा जो हमारा है वो बात नहीं समझा। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कह रही हो 500 वाली, ये बात कह रही हो आमना आप? देखो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट जो 500 की आपने की है ना, उससे आपकी इन्वेस्टमेंट महंगी हो गई, उससे आपकी इन्वेस्टमेंट। तो टेक्निकली इन्वेस्टमेंट महंगी क्यों हो रही है? क्योंकि उसके एसेट्स महंगे हैं। आपने जब अपनी इन्वेस्टमेंट को हटा के जब वो लेके आए थे तो 500 महंगा लाए थे, तो आपका डेप्रिसिएशन भी फिर ज्यादा होना चाहिए। तो जब रिपोर्टिंग डेट पे वापस से इन्वेस्टमेंट को हटा रहे हो तो उस इन्वेस्टमेंट वो 500 मौजूद है। हम क्या कह रहे हैं, हुआ चेंज क्या है? अब जब एसेट्स लाओगे तो उसमें कॉस्ट वाले एसेट्स भी हैं और फेयर वैल्यू वाले भी हैं। फेयर वैल्यू वाला एसेट उतने का ही बचा है या कम हो चुका है, तो वो बुक कर लिया ना मैंने डेप्रिसिएशन, और फिर रिमेनिंग ले आया। और जो कमाई वाले एसेट्स हैं वो अलग से ऐड कर दिया, उसकी कमाई भी ऐड कर दी, बैलेंस शीट टैली हो गई। क्लियर है? तो दिस इज हाउ वी थिंक अबाउट इट। सर अगर हम सब्सिडी को बोलें फेयर वैल्यू मेथड एक्वायर कर ले, फिर ये नहीं करना पड़ेगा, फिर फजूल बात। बचपन में सिखाया, शेयर होल्डर बोलेगा मेरा क्या जाता है, खरीदना है खरीद, नहीं खरीदना आगे निकल जा। फेयर वैल्यू की पंचायत किसको होगी? हमें होगी। चलो तुम अज्यूम करो कि सारी चीजें फेयर वैल्यू पे जा चुकी, तो तुम्हें कोई इशू होता? सीधे सीधे अकाउंटिंग करके आंसर आ जाता।
पर ये तो एप्लीकेबल ही तब है ना जब उसने किया नहीं है। क्लियर है भाई, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब हमने ये कहा सर शेयर कैपिटल किसका आएगा, पेरेंट का, क्योंकि उसका तो आना ही नहीं है। कितने का, 2200 का आ गया। अच्छा जी, फिर हमने कहा सर, वेरी गुड यार सर, व्हाई नॉट रिटेन अर्निंग, अब मिला के देखना है। तो मुझे एक बात बताते हो, ग्रुप के रिजर्व कितने, 5-1। यार एक आखिरी फजूल बात, सर मेरा तो आज तक का प्रॉफिट आ रहा है 4000 का, सब्सिडी का बाद वाला आ रहा है, क्योंकि उससे पहले मेरी कॉस्ट थी। वेरी गुड, पर 1200 क्यों नहीं आ रहा, 50 का इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, उससे हुआ क्या, जो तुमने एसेट ऊपर 500 का रिकॉर्ड किया था वो 50 से कम हुआ, नीचे लॉस, रिटर्न नहीं कम हुई, बैलेंस शीट टैली हो गई। तो जो एसेट की रिफ्लेक्शन है वो नीचे लॉस में आ रही है, और जो न्यू एसेट्स आए वो ऊपर भी ज्यादा है, नीचे इनकम भी ज्यादा है, और जिस तरह से कम हुआ ऊपर एसेट भी कम हो गया, नीचे रिटेन अर्निंग भी कम हो गई। पहले बताओ फिनोमेना समझ आ रहा है, पक्की बात है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट को हटाओ, एसेट्स ले आओ, और फिर देखते रहो क्या चलता है आगे, कैरी फॉरवर्ड। आगे हमने कहा सर ग्रुप रिजर्व भी आ गया, अब क्या रह गई भाई, कितने की जी, 6000 टोटलिटी में। क्या ये मैच है? तो देखो यार, तुम्हें रिपोर्टिंग डेट पे आने के लिए सिर्फ ये चीज़ देखनी थी जानी कि अगर तुम्हारा कोई एसेट है जो कि फेयर वैल्यू पे कैरी हो रहा था, उस चीज़ के लिए तुम्हें सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना था कि डे 1 पे तो वो टोटलिटी पे होगा, बट रिपोर्टिंग पे आते आते वो सेम होगा या आफ्टर डेप्रिसिएशन। और ये मैंने तुम्हें करके भी दिखाया है कि एक्विजिशन पे 2500 का था, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की, ग्रुप के लिए कितने का हो गया, 3000 का। तो ग्रुप में आगे जो कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए, क्या वो 2500 होना चाहिए, 3000, पर सेपरेट बुक्स में क्या हुआ होगा, 2500, तो डेप्रिशिएट भी, और वो आ गया, उसकी मुझे पंचायत करनी भी नहीं है। पंचायत मुझे करनी है जो कि उसने अकाउंट फॉर, वो कितना था, 500 हमने रिकॉर्ड किया, पर मुझे याद आएगा कि यही चीज अगर वो सही कर लेता तो रिपोर्टिंग पे कितने की होती, 450, तो हमने रिपोर्टिंग पे कितना रख दिया, 450। तो हमने नीचे बॉटम लाइन का डिफरेंस लिया, तो इंक्रीमेंटल उसमें खुद ही एडजस्ट हो गया। बात समझ आ रही है? इसको मैं आपको भेज देता हूं, आज 2 सवाल दूंगा करने के लिए इसके कंसोलिडेशन के, ताकि हाथ साफ करके आना, इस पर खुदा के वास्ते सही करके आना। सही जी, मैं PDF दे रहा हूं आपको, चलें ओके, आज अभी दे रहा हूं होमवर्क में, चलें जी, अल्लाह हाफिज़।